आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। तो आप लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से बार बार ये पूछा है कि सर व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। देखिए, जो मैंने मॉडल पेपर आपके लिए YouTube पर डाला है, पेपर उसी के अनुरूप आएगा। हाँ, व्याकरण में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए, मैं पूरा ही प्रारूप बता देता हूँ। और मैंने ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की समस्त परीक्षाओं का संचालन करती है, उन्हीं के निर्देशन में होता है, वही पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। तो जो इस साल के लिए उन्होंने जो पाठ्यक्रम रखा है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा, 17 अंक आपके 20 जाएंगे, पूर्णांक 100 का होगा। अब देखिए, सीधे सीधे हम आते हैं कि आपकी जो पुस्तक है उसमें गद्य भाग 23 नंबर का आएगा और पद्य भाग 23 नंबर का। इसका मतलब 46 नंबर आपकी पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी के जो 34 नंबर रहे वो कहाँ से पूछे जाएंगे भाई? देखिए, व्याकरण जो है, व्यावहारिक जो व्याकरण है वो 10 नंबर की है मात्र। अब उसमें से आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्य रचना, वचन, पर्यायवाची और मुहावरे, ये सारे मिलाकर अब कौन सी को पूछ रहे कोई नहीं कह सकता। पर मैं बता देता हूँ, सामान्यतः उपसर्ग और प्रत्यय में से एक जरूर पूछा जाएगा। 2 नंबर का उपसर्ग का ही आता है, अब तक ये ट्रेंड रहा है। दूसरा, पर्यायवाची आपसे 2 नंबर के अवश्य पूछे जाएंगे, अब तक का ये ट्रेंड रहा है। ठीक है, मुहावरे 2 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे, ये ट्रेंड रहा है। तो 6 नंबर तो ये फिक्स हैं कि भाई ये पूछा जाएगा। अब रही 4 नंबर की बात। अब 4 नंबर में से आपसे संज्ञा, सर्वनाम में से कोई पूछ सकता है, विशेषण पूछ सकता है, क्रिया पूछ सकता है, विलोम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चिंता ना करें, आप मेरे साथ बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आज पूरे व्याकरण के जो 34 नंबर का भाग है उसको पूरा मैं कराऊंगा। संज्ञा, सर्वनाम से लेकर आपके वाक्य रचना, वचन, पर्यायवाची, मुहावरे, संवाद, कहानी लेखन, पत्र लेखन, जो भी कुछ है वो आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, आपको शायद पता होगा कौन कौन से चैप्टर आपको हटा दिए गए हैं। तो देखिए, एक तो आपका जो भगवान के डाकिए 6 नंबर पाठ है वो हटा दिया गया है। दूसरा कौन सा पाठ हटाया गया है? पाठ नंबर 9। ठीक है, कबीर की साखी, ये भी हटा दिया गया है। एक 11वां पाठ जो जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये भी हटा दिया गया है। और एक हटाया गया है, ये 14 और 15, ये भी हटा दिए गए हैं, अकबरी लोटा और सूर्य के पद। ठीक है भाई। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी 100% गारंटी है कि उपसर्ग तो पूछा ही जाएगा। तो अब आप जानते ही उपसर्ग क्या है, कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व जुड़कर उसका अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं या विशेष अर्थ प्रकट कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग को हम 4 भागों में बांटते हैं भाई। संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, और कुछ ऐसे हैं कि उपसर्ग के समान शब्द प्रयुक्त होते हैं जो पहले जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ संस्कृत के उपसर्ग। अब देखिए, इसमें मैंने लिखकर आपको स्क्रीन पर रख दिया है, आप इनको ढंग से पढ़ लेना। कुछ के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आने की जिनकी संभावना ज़्यादा है, जैसे अनु है। अनु का मतलब होता है पीछे। अब ये पहले अगर जुड़ जाएगा किसी के तो उसका अर्थ सामान्यतः पीछे के रूप में ही आएगा, जैसे अनुराग, अनुज। भाई, अनुज का मतलब पीछे पैदा होने वाला। ठीक है, जा माने उत्पन्न होने वाला। अनुकरण, अनुसरण। तो इस तरह से आपको किसी एक उपसर्ग आपको दिया गया होगा और उस पर 2 नए शब्द आपको बनाने हैं। कोई मूल शब्द उसके साथ जोड़कर 2 नए शब्द आपको बनाना है। जैसे ये आ जाता है कि अनु शब्द जोड़कर, अनुपसर्ग जोड़कर 2 नए शब्द बनाइए। तो आप इनमें से कोई लिख सकते थे, अनुराग, अनुज, अनुकरण या अनुसरण। ठीक है, उसी तरह जैसे अधि है, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के। और अधि का अर्थ क्या होता है? ऊपर। जैसे अधिनायक, अध्यक्ष, अधिकार, अध्यापक। थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है कम समय में। अप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपमान बुरा होता है या हीन होता है, जैसे अपवाद, अपमान, अपयश, अपकार। इसी तरह अब माने ये भी बुरा या नीचे के अर्थ में आता है, जैसे अवनति। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? उन्नति। अवतरण, अवगुण, अवतार। ठीक है, और अति, इसका मतलब होता है अधिक या ऊपर के लिए, अतिरिक्त, अत्यंत, अतिकाल, अत्याचार। ठीक है, इसी तरह अभिमाने सामने होता है, जैसे अभिलाषा, अभिमुख, अभिमान। अब इसमें जैसे दुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं छोड़ता जा रहा हूँ बीच में, जो इंपॉर्टेंट को बता रहा हूँ, आप सबको पढ़ लेना।
स्क्रीनशॉट लेकर। दुर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बुरा या कठिन होता है, जैसे दुर्बर, ठीक है। दुर्जन, द्वयजन जन, ठीक है। और दुर्गम सर, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरे साथ आज हमारे हिंदी के वरिष्ठ मतलब एक ख्याति प्राप्त कह सकते हैं और बहुत अच्छे जानकार साथी हैं, मेरे साथी विद्यालय में कार्यरत हैं, श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, वो भी मौजूद हैं। तो मैं जहाँ अटकूंगा वो मेरी सहायता करने के लिए और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। तो सर बगल में ही आ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो दोनों मिलकर ही हम हाँ इसको बताने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ये शब्द तो मैंने बता दिया भाई, दुर माने बुरा होता है, तो जैसे दुर्जन है तो इसका संधि विच्छेद अगर करें तो दो धन जन होगा सर। हाँ, 2 + धन होगा। हाँ सर, दोनों स्क्रीन पर आ जाएं तो थोड़ा और बगल में आप आ जाएं। हाँ हाँ, अब बेटर रहेगा, ठीक सर। हाँ जी। हाँ, अब जैसे दुर्गम, दुर्गम को ऐसे कैसे तोड़ के लिखेंगे सर? दो धन, 2 + गम, दो धन गम। हाँ। हाँ, ऐसे दुर्गुण, दुर्गुण का भी 2 + गुण हो जाएगा, बुरे हाँ गुण। तो देखिए मूल शब्द आप लिखेंगे दुर्धन गुण, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही दुष् शब्द है, इसका मतलब होता है बुरा, दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दो धन चरित्र, क्यों सर? हाँ, बिल्कुल। जैसे दो धन साहस, हाँ, दो धन साहस हो जाएगा इसका, ठीक है। और हाँ देखिए अब इसमें इम्पोर्टेंट विसर्ग संधि है। हाँ इसमें हाँ संधि वैसे आप इस साल नहीं आ रही है, पर विसर्ग संधि है, सर ने बता दिया आपका। अब जैसे ये देखिए परा, ये भी पूछने वाली बहुत कई बार पूछ चुका है। तो परा से उपसर्ग से मिलकर जो शब्द बनेगा पराजय, पराक्रम और पराभव और पराधीन, इनमें से कोई दो शब्द आप याद कर लेना। इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रति भी है, प्रति धन एक, प्रत्येक हो जाएगा, क्यों सर? हो जाएगा प्रति +1। और प्रत्यक्ष में सर प्रति + अक्ष, और इसी तरह प्रतिकूल में इसमें तो है ही नहीं। हाँ, प्रतिनिधि, हाँ, ये भी कोई देखिए संधि मतलब हर शब्द में नहीं हो सकती, सही बात तो ये आप ये मत सोचना सर सब प्रत्येक शब्द को तोड़कर क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक शब्द का आप संधि विच्छेद कर पाए, ठीक है। आप इनको पढ़ लेना। अब बात करते हैं हम हिंदी के कुछ विशेष उपसर्ग की। अब इसमें देखिए अद, अद का मतलब होता है आधा, जैसे अध पका, अध मरा, अध जल, अध कचरा, ठीक है। इसी तरह अन, अन माने होता है रहित, अनपढ़, अनबन, अनमोल, अनजान, ठीक है। आप नी को पढ़ लेना, नी माने रहित होता है निकम्मा, निडर, नियत्ता, निखट्टू। इसी तरह देखिए मैं इनको बता तो नहीं रहा हूँ, अरबी और फारसी के उपसर्ग भी हैं, हाँ ये आएंगे नहीं, आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी अगर आप अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनको साथ में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यय की। तो सर उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है कि उपसर्ग तो वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व में लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। हाँ, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व में लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय वे होते हैं, यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो ठीक है सर, जैसे सर ने आपने बताया उपसर्ग किसी शब्द से पूर्व लगेंगे, प्री, इसका अंग्रेजी में देखो प्रीफिक्स जो पहले लगे, और सफिक्स जो बाद में जुड़कर नया अर्थ प्रदान करे किसी शब्द को। अब जैसे सब्जी है और सब्जी के साथ अगर मैं वाला शब्द जोड़ दूं बाद में तो सब्जी वाला बन जाएगा। जैसे दुकान है और दुकान के बाद में अगर दार शब्द जोड़ दूं तो दुकानदार शब्द हो जाएगा। तो देखिए अब तक पिछले अगर 8-10 साल का ट्रेंड देखा जाए तो कक्षा 8 के प्रश्न पत्र में प्रत्यय से संबंधित कभी कोई प्रश्न नहीं आया, हमेशा प्रीफिक्स या उपसर्ग से संबंधित प्रश्न ही आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर भी नहीं दे रहा। अब बात चलते हैं, देखिए जिसकी फिक्स है पहले मैं उनको बताऊंगा जो फिक्स है। 2 नंबर के उपसर्ग फिक्स है आपका, आएगा ही आएगा। फिर 2 नंबर के मुहावरे आपको आएंगे। अब देखिए मैंने ढेर सारे मुहावरे यहाँ लिख दिए, लेकिन इनमें से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनकी हम केवल यहाँ चर्चा करेंगे, पढ़ आप सबको लेना। तो देखिए जैसे सर अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इनकार करना। हाँ, मतलब किसी कार्य के लिए बिल्कुल इनकार कर देना, ये अंगूठा दिखाना है। इसे हम जैसे इसका वाक्य में प्रयोग अगर करेंगे तो इसमें दे रखा है, जैसे हमें पूरा विश्वास था कि श्री जी भूकंप पीड़ितों के लिए अधिक धन देंगे, लेकिन उन्होंने तो सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। मतलब ये किसी चीज को जो करना चाहिए और उसको कोई ना करे उसको क्या बोलते हैं? अंगूठा दिखाना।
ठीक है। आग बबूला होना, तो आपको हाँ आग बबूला जानते हैं, आग बबूला मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। यानी अगर किसी व्यक्ति, जैसे आप बता रहे हैं, किसी व्यक्ति का यदि बच्चा फेल हो जाता है तो उसको गुस्सा आता है, तो वो आग बबूला कहते हैं, उसको मुहावरे के रूप में प्रयोग करेंगे कि आग बबूला। पर पहले एक चीज ध्यान रखना, आप थोड़ी सावधानी क्या रखेंगे, देखिए मुहावरा वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। और हमेशा जो भी कोई सेंटेंस बनाए तो मुहावरा बीच में आना चाहिए, वाक्य के बीच में आना चाहिए, ध्यान रखना। और लोकोक्ति जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं वो बाद में आनी चाहिए। एम आई राइट सर? हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ जैसे अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा है। जैसे यहाँ उदाहरण है, कुणाल के माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने दादा दादी के लिए अंधे की लकड़ी के समान है। फिर अब इसमें सर जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कुछ भी समझ में नहीं आना। जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया कि युद्ध नहीं हो, लेकिन उसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए थे। अब आंख का तारा, ये बहुत बार पूछा गया है और उसका अर्थ है बहुत आसान है, बहुत प्यारा होना। कोई भी बच्चा हो अपने माता पिता की आंख का तारा होता है। अब आस्तीन का सांप, उसको क्या बोलते हैं, मतलब धोखेबाज व्यक्ति या कपटी मित्र। हाँ, प्रदीप अपनी व्यक्तिगत बात से मत कहना क्योंकि वो आस्तीन का सांप है, आपसे धोखा करेगा। अब एक और बहुत पूछने जाने वाला मुहावरा है, ईंट से ईंट बजाना। सर इसका अर्थ? ईंट से ईंट बजाना मतलब युद्ध करना। हाँ, युद्ध करना है। इसमें तुम मुझको कमजोर मत समझो, समय आने पर ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हूँ। तो ध्यान रखना भाई। अब ईद का चांद, देखिए 2020 में 2018 में दोनों साल आया है, ठीक है। ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखाई देना। जैसे ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देता है ना, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद उसके दर्शन होना। जैसे रोहित बहुत दिनों बाद अपने मित्र से मिला, इस पर मित्र ने कहा कि तुम तो ईद के चांद हो गए हो। या फिर इस प्रकार कह सकते हैं ईद का चांद होना, जैसे नेताजी चुनाव जीतने के बाद बहुत दिनों बाद दिखाई देते हैं, तो नेताजी के लिए कह सकते हैं कि नेताजी ईद के चांद हो गए हैं। अब एक और ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के, अब देखिए ऊंट बड़ा है, जीरा बहुत छोटा है, इसका मतलब बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। सीधी सी बात है भाई, ऊंट के लिए अगर जीरा दे दिया जाए तो वो उसके लिए बहुत अल्प है, यानी आवश्यकता अधिक और मात्रा कम। जैसे राजेश एक दिन में 10 रोटियां खाता है, उसको 2 रोटियां दी जाए तो उसके लिए वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब एक और एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थात भरसक प्रयास करना, पूरा जोर लगाना। पाकिस्तान चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले किंतु भारत पर हावी नहीं हो सकता। अरे जितनी उसकी इकोनॉमी है उतनी तो हमारी आईपीएल की एक टीम खरीदी जाती है। अब देखिए घाव पर नमक छिड़कना। देखिए घाव पर नमक छिड़कना, इसका मतलब दुखी कोई व्यक्ति है और उसको और दुख दें हम। घाव से वैसे ही दर्द हो रहा है, नमक से और दर्द बढ़ जाएगा। तो ये अर्थ आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको पैनिक नहीं होना। अगर कोई मुहावरा ऐसा आ जाता है कि वो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसको देखिए, सोचिए, समझिए। मतलब घबराने से तो कोई बात बनेगी नहीं। तो जैसे यही आ जाता, घाव पर नमक छिड़कना, घाव है, दर्द हो रहा है, नमक छिड़कने से और दर्द बढ़ेगा, इसका मतलब दुखी व्यक्ति को और दुखी कर रहे हो आप। तो जनता पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबी है, सरकार ने टैक्स बढ़ाकर घाव पर नमक छिड़क दिया, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना, अर्थात निश्चिंत हो जाना। घोड़े बेचकर सोना मतलब घोड़ा बेचने पर चोरी का डर तो रहेगा नहीं फिर, तो इसका मतलब निश्चिंत हो जाना। अपनी पुत्री के हाथ पीले करके सतपाल घोड़े बेचकर सो गया। इसी तरह घुटने के ऊपर दूसरा है घुटने टेकना, हार मानना। इसका मतलब है हार मानना। हमें जीवन में आने वाली परेशानियों के सामने घुटने नहीं टिकने चाहिए, अपनी उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चिकना गड़ा, ये भी बहुत पूछता है, निर्लज्ज होना, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना। 4 चांद लगाना, अर्थात 4 चांद लगाना मतलब किसी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। परमाणु परीक्षण करके भारत के वैज्ञानिकों ने देश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। चुल्लू भर पानी में डूब जाना, अर्थात बहुत लज्जित होना। भाई कहते थे ना, ये तेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ऐसा कुकर्म करने पर तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ठीक है। छाती पर मूंग दलना, अर्थात अत्यंत कष्ट देना। माँ ने नाराज होकर बच्चों से कहा कि मेरी छाती पर मूंग दलते रहोगे या कुछ पढ़ोगे लिखोगे भी। अब देखिए नाकों चने चबाना, अर्थात बहुत परेशान करना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को नाके चनों चबा दिए। 5 उंगली घी में होना, बहुत बढ़िया मुहावरा है। 5 उंगली घी में होना, अर्थात लाभ की स्थिति में होना। सुरेंद्र के पुत्र की नौकरी लग गई और पति को भी पदोन्नति मिल गई, उसकी तो 5 उंगलियां घी में है, ठीक है।
अब देखिए लोकोक्तियां आ गई। मैंने जैसा पहले पूर्व में बताया था, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, अर्थात इनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ कई लिख दिए, पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण के लिए मैंने पहले ही लाल स्याही से अंडरलाइन उनको कर दिया है। जैसे अंधों में काना राजा, अर्थात अंधों, अब देखिए अंधों में काना राजा, तो अज्ञानी लोगों में अल्पज्ञानी ही महान ज्ञानी माना जाता है। पूरा गांव तो निरक्षर है, सिर्फ राजेश ही कुछ पढ़ा लिखा है, इसलिए वही अकड़ में रहता है। क्यों? क्योंकि अंधों में काना राजा है। ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब होता है कि समय निकल जाने पर पछताने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि पछताना व्रत है। और पहले तो परिश्रम नहीं किया, अब जब परीक्षा नजदीक आ रही है तो तुम पढ़ रहे हो और अनुत्तीर्ण हो गए, इसका मतलब है पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेले मान सिंह ने आतंकवाद, मतलब अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जैसे अकेले मान सिंह ने आतंकवादियों को खत्म करना चाहा, उसके पास हथियार भी थे, मान सिंह घायल हो गया। सच्ची कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। देखिए आम के आम गुठलियों के भी दाम मिल जाएं, अर्थात दोहरा लाभ मिल जाए। मैं 8वीं कक्षा की व्याकरण की पुस्तक पढ़ने के बाद आए दामों में बेच दी, इसे कहते हैं। मतलब कोई किताब आपने खरीदी, उसको पढ़ भी लिया और फिर उसको बेच भी आधे लिया। दामों में, आधे दामों में, हाँ ये आधे हैं, हाँ ये आधे दामों में बेच दिया। पढ़ने के बाद उसको आधे दामों में बेच दिया। दो काम हो गए, एक तो पढ़ लिया और उसके बाद उससे पैसे भी प्राप्त। अब देखिए आसमान से गिरा खजूर में अटका, अर्थात एक मुसीबत से छुटकारा पाया, दूसरी गले पड़ गई। अभी अभी तो उसने बड़ी मुश्किल से कुछ करना शुरू किया था, दुकान जरा जमी ही थी कि उसमें आग लग गई। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक करेला दूजे नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष होने के बाद अतिरिक्त दूसरा भी आ मिलना, मतलब दोषों की भरमार होना। रमेश पहले ही सिगरेट पीता था, अब शराब पीने भी लग गया। इसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ऊंचे दुकान फीके पकवान, ये तो सरल है भाई। दिखावा अधिक वास्तविकता कम। हमने तो दर्जी मिट्टू लाल का नाम बहुत सुना था, जब उससे कमीज सिलवाई तो पछता रहे हैं। सची है ऊंची दुकान फीके पकवान। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल अनपढ़ होना। रमेश की दादी जी कभी स्कूल नहीं गई, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसी तरह खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी बहुत प्रयत्न करना और लाभ बहुत कम होना। उसने लाखों रुपए लगाए और लाभ केवल 500 रुपए का हुआ। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद भी बहुत कम लाभ प्राप्त होना। कंगाली में आटा गीला होना, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। बड़ी मुश्किल से स्कूटर के लिए रुपया इकट्ठा किया, रात में चोरी हो गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। इसी तरह अब एक और देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भी अच्छी लोकोक्ति है। हाँ भाई, जैसे बलवान की ही विजय होती है। शिवम मंत्री जी का बेटा है, उसके पास धन भी है, सिफारिश भी है, वह कुछ भी कर सकता है। सच है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए मुख्य तो ये है, इनमें से आ जाएगा। फिर विलोम शब्द, जैसे मैंने आप मॉडल पेपर मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें लिखा था कि सोयस का विलोम है। तो वो जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, मल्टीपल चॉइस वाले, प्रश्न संख्या 1 में 15 जो प्रश्न आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आएंगे, उनमें एक या दो प्रश्न विलोम के आ सकते हैं। तो मुख्य जो विलोम जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हो सकते थे, वो मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। जैसे कुछ की चर्चा हम कर लेते हैं सर। जैसे अनुकूल का प्रतिकूल है, आदि का आदि माने शुरुआत होती है, अंत माने समाप्ति है। आय का व्यय, आर्य का अनार्य। तो आर्य का अनार्य कैसे, आर्य किसको कहते हैं सर? जैसे आर्य अपने यहाँ जो क्षत्रिय लोग थे उनको आर्य कहा गया। अच्छा, जैसे अनंत का अनादि है, उत्थान का पतन हो जाता है। ये अपना जैसे अकाल का सुकाल है, सजीव का निर्जीव है। हाँ, इसी तरह जैसे अर्वाचीन पुरानी चीज को ना, अर्वाचीन नई चीज को बोलेंगे, और ये प्राचीन। तो अर्वाचीन क्या सर नया नहीं हो सकता इसका, प्राचीन का प्राचीन का नूतन हो सकता है, ठीक है। हाँ, जैसे आदान का प्रदान, आयात का निर्यात, अकाल का सुकाल, ठीक है। कटु का क्या होता है, मधुर,
जड़ का क्या होता है? चेतन। दयालु का निर्दय होता है। नगद का उदार। नीरस का सरस। पुरातन का नूतन। पुरातन का नूतन हो जाता है, ये अलग अलग है, ठीक है। प्राचीन का अर्वाचीन। इसी तरह दुर्जन का सज्जन, ठीक है। निंदा का प्रशंसा या स्तुति कर सकते हैं। पराधीन का स्वाधीन हो सकता है, ठीक है। शुष्क का सरस हो सकता है। मानव का दानव। संयोग का वियोग और सम्मान का अपमान। जैसे पुरातन का नूतन है और उसका प्राचीन का अर्वाचीन है, ऐसे पुराने का नया होगा, पुराने का नया। तो आप इनको पढ़ लेना भाई। अब बात करते हैं हम पर्यायवाची शब्दों की। तो देखिए पर्यायवाची आपके 4 शब्द दिए गए होंगे। 4 शब्दों के आपको 2-2 पर्यायवाची लिखने के लिए आते हैं। तो पर्यायवाची आपके आते हैं 4 नंबर के, ठीक है। तो आप के लिए ये 4 नंबर में से कोई भी यहाँ आ सकता है। अब जैसे बात करते हैं हाथी की। हाथी के पर्यायवाची के रूप में सर गज, नाग। देखिए ध्यान रखना, नग कहते हैं पर्वत को, नग पर्वत को कहते हैं, नाग हाथी को कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। मतंग, करी, ठीक है। और जैसे संसार है, संसार के तो आप लोग जानते हैं, भव, जग, लोक, विश्व, पुत्र के, सुत, तने, आत्मज, सुवन, ठीक है। अब अमृत के देखिए, सुधा, सोम, अमेय, पीयूष, ठीक है। आंख के, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंख के भी आते हैं, हाँ। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु और अक्षी हाँ, अक्षी भी होता है, हाँ बिल्कुल। ये संस्कृत में आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, अक्षी। इसी तरह कपड़ा का है वस्त्र, बसन, पट, चीर, ठीक है। अब गंगा, गंगा भी इंपॉर्टेंट है। भागीरथी, क्योंकि भागीरथन को लेकर आए थे, हाँ। देव नदी, देवताओं की नदी है, हाँ। सुरसरी, सुरमाने को देवता है। मंदाकिनी, वैसे मंदाकिनी अलग से भी है, हाँ ठीक है। फिर भी इनको गंगा का जाह्नवी भी बोलते हैं सर, हाँ जाह्नवी भी है, हाँ। जैसे दिन की बात करते हैं, दिवस, बास के बासरी शब्द होता है, अच्छा। बार, देवा, ठीक है। जो कहते हैं ना सूर्य के जब लिखने हो तो कर लगा दीजिए। दिन के पर्यायवाची आपको अगर याद है तो आप सूर्य के भी बना सकते हैं, कर लगा दीजिए। जैसे दिवाकर है ना, भास्कर, दिनकर, ठीक है। तो जैसे दूध है, पेय, दुग्ध, क्षीर, गोरस, ठीक है। नदी, सरिता, आपका तटिनी, तरंगिणी, पवन, अनिल, वायु, हवा, समीर, ठीक है। अब देख ध्यान रखना, 2 शब्दों में कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है, अनिल और अनल। ध्यान रखना, अनल माने आग होती है, ठीक है। और ये अनिल माने हवा, ठीक है। और ये अनिल क्या होती है? आग। ध्यान रखना, जैसे आग के पर्यायवाची में अगर आता है तो अनल, हाँ। हुतासन, अग्नि, हाँ। दावानल, तो देखो दावानल, नल में भी वैसे आग है, ठीक है। अनिल, इसमें सौम्यता झलक रही है, हवा ना। वायु, समीर, पक्षी पर बात करते हैं। खग, द्विज, व्यंग। देखिए द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, ठीक है। व्यंग और पखेरु। इसी तरह बात करें हम राजा की तो निपृत, भूप, नरेश, महीप। अब बात करते हैं हम जैसे अग्नि की। देखिए आग है, अग्नि के लिखे हुए हैं आग, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन जैसे बोल ही रहे थे। अश्व घोड़े के लिए भी आया, घोड़ा, तुरंग, बाज है, घोटक। आकाश के लिए भी है, जैसे नव, व्योम, अंबर, गगन, शून्य भी होता है यहाँ सर। चंद्रमा के लिए देखिए शशि, इंदु, सोम, सुधाकर, एक रजनीकर, जैसे रात को करने वाला, रजनीमान रात करवाने करने वाला रजनीकर। और एक आपका निशाकर भी कह देते हैं इसको। और एक आपको राकेश के नाम से भी इसको जाना जाता है, राकेश होता है, राका प्लस ईस, हाँ राका प्लस ईस होता है रात को। हाँ। अब देखिए जैसे जल के आगे भाई, जल का होता है पानी, नीर, वार, तोय, उदक। अब देखिए ध्यान रखना, अब मैं सर से पूछूंगा, पानी की अगर पर्यायवाची आपको याद है तो 3 या 4 शब्दों के पर्यायवाची आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। जैसे बात करें बादल के करें, समुद्र के करें और कमल के करें। तो देखिए चूंकि पानी में उत्पन्न होता है कमल, इसलिए पानी के में जा लगा देते हैं ना। पानी तो, के पर्यायवाची शब्दों में कमल के जा लगा दें। जैसे पानी का अगर आप पर्यायवाची शब्द बताएंगे, जैसे जल है, नीर है, तोय है, अम्बु है।
अगर इनमें जा लगा दिया जाए तो ये सभी पर्यायवाची शब्द कमल के हो जाएंगे। जैसे नीर, नीर में जा लगाएंगे नीरज, तोय में जा लगाएंगे तोयज, अम्बु में जा लगाएंगे अम्बुज, और आपके बारी में जा लगाएंगे वारिज। अब देखिए इसी तरह दा अगर शब्द लगा दें सर, पानी के आगे दा लगा दें तो पानी के पर्यायवाची शब्दों में अगर दा लगा दें तो वो बादल के पर्यायवाची जैसे नीर, नीर माने पानी, नीरद, नीरद माने बादल हो जाएगा। वारिद माने पानी है वारिद, हाँ जैसे जलद, जलद, तो तोयद, अम्बु अम्बुद, ऐसे इस प्रकार से। और इसी तरह अगर धा लगा दें, देखिए ध्यान धा धी धीर शब्द लगाएं, सॉरी धी शब्द लगाएं तो वो समुद्र के बन जाते हैं, समुद्र बन जाते हैं, है ना। जैसे जलाधी, देखिए आगे जलद, है ना, नदी ना, ये तो है। पर जैसे आपके जल में लगाए जलाधी, नीराधी, तोयाधी, अम्बुधी, अगर जल के याद हैं तो आपको ये तीनों के याद करने के ऐसे। तो आप जो स्क्रीन पर दिए गए का स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं हम समुद्र की, रवि, भानु, अर्क, और सॉरी समुद्र नहीं, हाँ सूर्य की। तो अब बात करते हैं हम सूर्य की, जैसे रवि, भानु, अर्क और दिनकर। समुद्र के देखिए अलग से भी आप मैंने लिख दिए, सिंधु, सागर, नदी और जलद, और बादल के भी अलग लिख दिए, गण, मेघ, जलद और नीरद। ठीक है, सुमन के भी लिख दिए, फूल के पुष्प, कुसुम, फूल और प्रसून। तो आप याद कर लेना भाई। अब बात करते हैं हम संज्ञ। देखिए इनके आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी 4 नंबर का तो मैटर रह जाता है ना। अब 4 नंबर में आपको संज्ञा पूछ सकता है, सर्वनाम पूछ सकता है, विशेषण पूछ सकता है, क्रिया के बारे में आपसे सकर्मक और अकर्मक भी पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद नाउन, संज्ञा की बात। तो संज्ञा सर शॉर्ट में क्या परिभाषा हो सकती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के जो नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे सर ने आप बताया था कि इस लाइन को आप याद कर लेना, किसी शब्द से प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम मालूम हो तो उसे संज्ञा कहेंगे। और हिंदी में सर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इंग्लिश में ये 5 प्रकार की होती है, समूहवाचक और धातुवाचक। उसको जातिवाचक में ही सम्मिलित किया जाता है। अब बात करते हैं जैसे व्यक्तिवाचक, तो जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए, मतलब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम है, व्यक्ति विशेष की नाम की जानकारी हो रही है। गंगा, नदी विशेष की जानकारी हमें मिल रही है। जयपुर, एक स्थान विशेष के बारे में हमें पता लग रहा है। तो यही तो परिभाषा थी, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए, नाम के बारे में बताए, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, अब हिमालय यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पर्वत के नाम का बोध करा रहा है। गीता लड़की का नाम है, कमल फूलों का नाम है। इसी तरह बात करें हम जातिवाचक संज्ञा की सर। जातिवाचक संज्ञा में जिससे किसी जाति या वर्ग में सम्मिलित वस्तुओं का बोध होता हो, एक वर्ग विशेष की वस्तुओं का बोध होता है। जैसे पुस्तक है, जैसे उदाहरण दिया ना पुस्तक। अब पुस्तक में लाखों हजारों की तरह पुस्तक है। अब उसमें गीता, कुरान, बाइबल और हमारी पाठ्य पुस्तकें सब शामिल है। गाय, हाँ हमने कह दी हिंदी की पुस्तक, तो हिंदी जैसे नाम आया तो वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हाँ ध्यान रखना, जैसे अगर उसको विशेष कर दिया, हिंदी की पुस्तक, अंग्रेजी की पुस्तक, गीता कर दिया, कुरान कर दिया, तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फूल जैसे बात की, फूल एक जाति का नाम है, फूल में हजारों फूल सम्मिलित हैं, लेकिन कमल का फूल कह दिया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, आपको गाय एक जाति का नाम है, जाति का बोध करा रही, गाय जाति का बोध करा रही, लेकिन हमने कह दी कपला, तो कपला गाय नाम हो गया, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब बात करते हैं हम भाववाचक संज्ञा की सर। तो जैसे संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता। और आप पढ़ लेना, हाँ आपके लिए क्या आ सकता है कि भाई देखिए, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। Here are some examples for you। आपके लिए कुछ उदाहरण मैंने लिख कर यहाँ रखे, आप इनको पढ़ लेना। कुछ की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मित्र से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो मित्रता हो जाएगी, पशु से पशुता हो जाएगी, हंसना से हंसी। यहाँ पर मित्र, जैसे मित्र यहाँ पर जातिवाचक है। अब जातिवाचक से भाववाचक बनाएंगे तो मित्रते मित्रता होगी। जैसे बच्चा, बच्चा भी जातिवाचक है, इसका बचपन हो जाएगा। ऐसे बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़ापा होगा। हाँ, युवा का यौवन हो जाएगा, पूजना का पूजा हो जाएगा, बुलाना का बुलावा हो जाएगा, हरे का हरियाली हो जाएगा, सरल का सरलता हो जाएगा, बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर चढ़ना है, चढ़ना का मतलब ये क्रिया है, और क्रिया से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो चढ़ाई होगा। हाँ, ई लगाकर, हाँ चढ़ाई। जैसे पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई। देखिए सर ने कितनी अच्छी बात बताई। क्रिया की पहचान कैसे करते हैं, उसमें सामान्यतः ना शब्द होता है अंत में,
तो क्रिया शब्द अगर आता है और उसकी अगर भाववाचक संज्ञा बनाने की आपसे कहे तो आप ई शब्द लगा दीजिए, जैसे चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, लड़ना लड़ाई, लिखना लिखाई। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की। देखिए आप यूँ मत कहना सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, पढ़ाना और एक रिवीजन कराना दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम इनको डिटेल में पढ़ाएंगे तो हर टॉपिक का एक नया वीडियो बन जाएगा जो 1 से 2 घंटे का होगा। अब हमारे पास टाइम है नहीं, ठीक है। कल आपका पेपर होने वाला है और हम जस्ट बिफोर द एग्जाम वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो लेजी तो हैं, ठीक है। तो आगे से हम प्रयास करेंगे कि आपको इन टाइम पर हमारा वीडियो मिल जाए। तो अब जैसे बात करते हैं हम सर्वनाम की, तो सर शॉर्ट में परिभाषा बता दीजिए आप। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, मैं, तुम। ये अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद बताएं इसमें। अब देखिए, हाँ, तो देखिए सर्वनाम के भेद मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। बोलने वाला, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके लिए किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे सनी ने कहा मैं आज तुम्हें अवश्य मिलूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं शब्द, मैं मतलब वो बोलने वाला अपने लिए कर रहा है, हाँ। और तुम्हें वो सुनने वाले के लिए कर रहा है, इसलिए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अब यहाँ पर ये सर्वनाम आगे फिर ये बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, उसमें से भेद आ जाएंगे। हाँ देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। डिटेल में नहीं जाते हैं, आपको डिटेल में नहीं आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जैसे उत्तम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। हाँ। उत्तम में क्या होता है, मैं और हम होता है सर। और मध्यम में क्या आता है, मध्यम में तू और तुम आता है, तू और तुम, ठीक है, हाँ। और अन्य पुरुष में वह, वे ये आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक की शॉर्ट परिभाषा क्या हो सकती है? सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए नाम में ही रखा हुआ है परिभाषा। हाँ। देखिए कभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको परिभाषा याद नहीं तो पढ़िए ध्यान से। निश्चयवाचक, निश्चय शब्द पे जोर दीजिए ना। निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो ना। जैसे ये आयुष का घर है, कन्फर्म है कि ये आयुष का घर है, किसी दूसरे का नहीं है, मोहन का नहीं है, ये मेरी पुस्तक है, ये सर की पुस्तक नहीं है, मेरे जैसे ये पेन मेरे हाथ में तो मेरे में सर के में नहीं है, निश्चय हो गया नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसी का उल्टा अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अर्थात जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उन शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई गा रहा है, अब पता नहीं राम गा रहा है, श्याम गा रहा है, अनीता गा रही, कौन गा रहा है पता नहीं, ठीक है। इसी तरह वह कुछ लाया है, क्या लेके आया है, जलेबी लेके आया है, हाँ केला, पता नहीं क्या लेके आया है, ठीक है। जब अब बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम की। हाँ सर, जिन सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने भलाई का कार्य किया है उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्न का बोध कराता है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराएं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसकी किताब है, ये किसकी किताब है, ठीक है। तो सर इसमें कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हाँ। कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वो किसकी किताब है, तो किसकी या प्रश्नवाचक शब्द है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पिताजी ने क्या कहा, तो क्या शब्द यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्न का बोध करा। हाँ, अब मैंने निजवाचक नहीं लिखा है, आप शॉर्ट में आप ही बता दीजिए। निजवाचक सर्वनाम वो है जिसमें कर्ता स्वयं अपने लिए, उस कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे अपना, जैसे निजत, निज, स्वयं, अपने आप, ये आपके निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब बात करते हैं सर हम विशेषण की। तो देखिए विशेषण की परिभाषा मैंने नहीं लिखी है क्योंकि आप जब मेरे पास हैं तो मुझे परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, तो सीधे सीधे बता दीजिए विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना।
अब विशेषता कैसी बताएगा वो, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण तो कहते हैं। सर की बातों को मैं रिपीट कर देता हूं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करता है या बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहां मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं और जो गुलाबी रंग में लिखे हुए हैं वो विशेषण शब्द है। जैसे पहला वाक्य पढ़िए, बाग में सुंदर फूल खिले हैं, तो फूलों की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर शब्द बता रहा है, तो सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। दूसरा पढ़िए, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूं, कक्षा कौन सी है? 8वीं, तो कक्षा की विशेषता शब्द कौन सा बता रहा है? 8वीं शब्द बता रहा है, तो 8वीं शब्द क्या है? यहाँ विशेषण है। मैंने जो मॉडल पेपर बनाया उसमें देखना वह 5वीं कक्षा का छात्र है, मैंने उसमें प्रश्न लिखा था कि इसमें विशेषण शब्द है, तो वहां मैंने क्लियर कट कहा था कि इसमें विशेषण क्या है? 5वीं शब्द है। ठीक है, जैसे राकेश तिवारी हमारे नए अध्यापक हैं, अध्यापक भी कैसे हैं? नए हैं, तो नया अध्यापक शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए नया शब्द क्या है? तो आप और शब्दों को पढ़ लेना। जैसे अमित दयालु बालक है, बालक भी कैसा है? दयालु, तो बालक की विशेषता बताया जा रहा है। बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, बालक जातिवाचक संज्ञा है, इसकी ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपके साथ मैं भी सर से बहुत सीख रहा हूँ। विशेषण के प्रकार की बात करते हैं तो सर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण नंबर 1, नंबर 2 पे आपका आ जाएगा संख्यावाचक, नंबर 3 पे परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 पे सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, मैंने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके 2 ही मुझे लग रहे थे, इसलिए मैंने बिना सर की आज्ञा के और मैंने 2 ही लिख लिए। अब फिर देखते हैं लग कैसा रहता है। तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 3 किताबें, तो निश्चित पता लग गया मेरे पास कितनी किताबें? आई हैव 3 बुक्स, 3 इज द एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब बात करते हैं जैसे अनिश्चित वाचक, जिसमें निश्चित संख्या का बोध ना हो। अब मैंने यहाँ उदाहरण भी लिख दिए। नेहा पहली कक्षा में पढ़ती है, पहली कक्षा में पता लग गया, तो निश्चित संख्या वाचक है। और अनिश्चित संख्या, उसे थोड़े चावल दे दो, चावल काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, कक्षा में कुछ छात्र हैं, कुछ हैं, अनिश्चित हैं। ऐसी कक्षा में केवल 10 छात्र हैं, तो ये निश्चित वाचक हुआ। और कुछ छात्र अनिश्चित वाचक हुआ। मेरे पास 10 रुपए निश्चित संख्या वाचक है और मेरे पास कुछ रुपए अनिश्चित संख्या वाचक है। अब बात करते हैं सर, वचन भी आ सकते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन भी आ सकता है। एक वचन शब्द के, हाँ, हिंदी में आपके वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये जैसे संस्कृत में 3 होते हैं ना, तो एक वचन जो एक वस्तु का बोध कराए, एक व्यक्ति का बोध कराए, उसको एक वचन कहते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक प्राणी होने का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, पंखा, गुड़िया, एक लड़की है, एक पंखा है, एक गुड़िया है। बहुवचन शब्द के, हाँ, जिससे एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गुड़िया, इसका मतलब मोर देन 1, एक से ज्यादा गुड़िया हैं। घोड़े, एक से ज्यादा घोड़े हैं। गाड़ियां, एक से ज्यादा घोड़े हैं, सॉरी गाड़ियां हैं। पुस्तकें, तो ये सब बहुवचन के रूप में। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो पहला है सर, आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आता है, सीधी सी बात है। अगर किसी शब्द के अंत में बड़े आ की मात्रा आ रही है तो उसका बहुवचन बनाने का एक सरल सा नियम है कि उस आ को हटाइए और ए कर दीजिए। ठीक है, और वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे बच्चा, आ की मात्रा है लास्ट में, देखिए बच्चे। तोता, तोते। कौआ, कोए। पंखा, पंखे। ठीक है, पटाखा, पटाखे। कपड़ा, कपड़े। ठीक है, परंतु याद रखें ये अपवाद है भाई। चाचा को चाचे नहीं कर सकते, मामा को मामे नहीं कर सकते, पिता को पिते नहीं कर सकते। ठीक है, नियम तो है अकारांत में कि भाई जिन शब्दों के अंत में आ आए बहुवचन बनाने के लिए ए कर दीजिए, लेकिन चाचा, मामा और पिता 3 ऐसे शब्द हैं जो अपवाद हैं, अर्थात ए करके इनके बहुवचन नहीं बनाए सकते। पिता का बहुवचन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये तो सोचने वाली बात है। चलिए मजाक को छोड़ के अब सीधे काम की बात पर फिर रुक करते हैं। अब देखिए, वो आकारांत था, अब अकारांत, अर्थात जिनके लास्ट में छोटे आ की मात्रा रहे। मतलब भाई हर सब अक्षर में आ तो सम्मिलित है ही। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, स्त्रीलिंग शब्द के ध्यान रखना, यदि हमें बहुवचन बनाना हो तो ए शब्द लगा देते हैं। जैसे रात का रातें, सड़क का सड़कें, बहन का बहनें, पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, ये सब स्त्रीलिंग हैं और अकारांत हैं। ये जरूर थोड़ा हाँ है।
ये पुल्लिंग है लड़का का, लड़के भी नहीं है, ये अलग लिख दिया है वैसे, ये इसका उसमें आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये राइटिंग मिस्टेक। अब देखिए आकारांत, वो पुल्लिंग शब्द थे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ, हाँ वो पुल्लिंग थे, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग है तो ए लगाने से बहुवचन बन जाता है, ठीक है। जैसे सेना स्त्रीलिंग है, सेनाएं, माता स्त्रीलिंग है, माताएं, आकारांत आ की मात्रा है ना लास्ट में, देखिए महिला आ की मात्रा, सेना, कविता कविताएं, मेला का महिलाएं, माला का मालाएं, बाला का बालाएं। अब देखिए ईकारांत अर्थात जिन शब्दों के अंत में बड़े ई की मात्रा हो उन संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाते समय अंत में या जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, या, ठीक है। और एकारांत छोटी ई होने पर बड़ी ई हो जाती है, ठीक है। जैसे बकरी बकरियां, बड़ी की मात्रा है ना इया, ठीक है। मछली मछलियां, नदी नदियां, तिथि तिथियां, निधि निधियां, लड़की लड़कियां। आप देखिए जिन स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे या हो, या हो वहां या के स्थान पर या कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे चिड़िया चिड़िया, देखिए वही है, बस वो चंद्रबिंदु लगा दिया है। कुटिया कुटिया, चुईया चुईया, बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबिया, खटिया खटिया। अब बात करते हैं क्रिया की। सर क्रिया शब्द की परिभाषा आप जल्दी से बता दीजिए। क्रिया से आप क्या समझते हैं? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे मोर नाच रहा है, मोर क्या कर रहा है, नाचना, ठीक है, नाच रहा है, तो नाचना शब्द क्या है, क्रिया है। लड़का पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, ठीक है। लिखना क्या है, क्रिया है। सूरज निकलता है, निकलना क्रिया है। रोहन विद्यालय गया, जाना, काम का भाई जाना क्रिया है, किसी काम का होना पाया जाए। अब क्रिया के वेद, क्रिया अपने मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर, तो सकर्मक और अकर्मक कह सकते हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के वेद। अब देखिए कर्म के आधार पर दो तरह की होती है, सकर्मक और ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो सीधे देखिए मैं बताऊं, जैसे इसका एक साधारण सा नियम क्या है, क्रिया में आप क्या शब्द लगाकर जोड़ लीजिए, अगर क्या का उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक है, और अगर क्या का उत्तर ना मिले तो वो क्रिया अकर्मक है। जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो पढ़ने में क्या लगाया मैंने, पुस्तक का आंसर पुस्तक मिल गई भाई। तो सीधी सी बात है, पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। मोहित टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है, इसका मतलब देखना सकर्मक क्रिया है। तो क्रिया में क्या लगाइए और उत्तर ढूंढिए कि क्या इसका उत्तर इस वाक्य में है। अगर वाक्य में है तो वो क्रिया सकर्मक होगी और उत्तर नहीं है। जैसे मैं नगर गया, मैं भरतपुर गया, किसी शहर को गया, तो गया क्या गया, तो भरतपुर क्या का आंसर नहीं है, कहाँ गया का आंसर है। तो जाना अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अब सकर्मक में भी कर्म भाई एक हो सकता है, कर्म दो हो सकते हैं। तो अगर कर्म एक हो तो उसको एक कर्मक, और अगर दो है तो उसको दो कर्मक कहेंगे। सर सही है बात? तो मैं जल्दी में जल्दी करने के लिए थोड़ा मैं गति दे रहा हूँ। अब देखिए जैसे माता खाना खिलाती है, क्या खिलाती है, खाना खिलाती है, तो एक ही कर्म है खाना। माली पानी देता है, क्या देता है, पानी देता है, ठीक है। तो पानी क्या है, यहाँ कर्म है। अब दो कर्मक क्रिया देखिए। अब यहाँ सोचिए, जहाँ दो कर्म हो, माता बच्चे को खाना खिलाती है, तो देखिए बच्चा, अब बच्चा और खाना दो कर्म है भैया, ठीक है। ठीक, जैसे मैंने उसे पेन दिया, तो उसे और पेन दो क्या हो गए, इसमें कर्म हो गए। तो जब किसी क्रिया के माध्यम से दो कर्मों की पता लगे तो वो द्वय कर्मक है, और एक की पता लगे तो वो कर्म। और अकर्मक में जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है और तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश सो रहा है, अब देखिए सोने में आप क्या लगाइए, क्या सो रहा है, तो नहीं है ना, तो ये उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। पिताजी जा रहे हैं, जाना क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब बात करते हैं, सीधी सी बात है। अब आपको कुछ शब्द देखिए, आपको, हाँ सर, ये प्रश्न जो आता है ना आपकी सड़क सुरक्षा संबंधित जागरूकता, आपको पर्यावरण के प्रति सजग रहना है, आपको अपने परिवेश के प्रति सजग रहना है,
आपको यातायात के नियमों के प्रति सजग रहना है। इनके ऊपर भी निर्धारित प्रश्न आने, 2 प्रश्न आने, एक 3 नंबर का आना है, एक 2 नंबर का आना है। तो आप इसके लिए तैयार रहें भाई। तो पहले बात करते हैं हम सड़क सुरक्षा से संबंधित। तो पहला प्रश्न क्या हो सकता है, देखिए, हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आप रास्ते से जा रहे हैं, तभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, आप उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे? दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा निम्न प्रकार से हो सकती है। क्या हो सकती है? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल दुर्घटना स्थल से दूर ले जाएं, मतलब छायादार जगह पर ले जाएं, ठीक है, जहां आवागमन कम हो। श्वास मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर दें, अगर कपड़े टाइट पहन रखे हैं उनको ढीला कर दें भाई, और शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था, अर्थात उसको श्वसन क्रिया, अगर श्वसन क्रिया कम आ रही है तो कृत्रिम श्वसन देने का उसको प्रयास करें। अगर कोई हड्डी टूट गई है तो उस स्थान को हिलाएं नहीं, उसको किसी कपड़े से या किसी मतलब उससे सख्त चीज से बांध दें उसको ढंग से। अगर रक्त स्राव हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करें। और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो भाई घाव के आसपास जीवाणुनाशक कोई पदार्थ लगा दे, जैसे डिटॉल है आपके पास है, बीटाडिन है, अगर हो, और अगर रुई हो तो उसको भाई बांध के और गौज लगा के बांध के और सीधे सीधे किसी नज़दीकी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाएं। तो ये दुर्घटना स्थल पर की जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा हो सकती है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, स्कूल, बस या वैन से घर लौटते समय सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो बस अथवा वैन में चढ़ते समय कतार बनाकर चढ़ना चाहिए। छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए जिससे धक्का मुक्की नहीं हो। रास्ते में बच्चों को बस वैन से सिर या हाथ नहीं निकालवाने चाहिए। हमेशा विद्यार्थी को बस वैन की दूरी पूरी तरह से रुकने पर ही उतरना चाहिए ना, जल्दी जल्दी उतरने से बच्चा उल्टी साइड में गिर जाता है भाई। छोटे बच्चों को बस में वैन में चढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। हाँ भाई, ये ध्यान रखना। एक तीसरा प्रश्न ये भी है कि सामने किससे गाड़ी आने पर किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए। अगर हमें आगे निकलना है उस गाड़ी से तो किस साइड से ओवरटेक करना चाहिए? हमेशा दाईं ओर से। ध्यान रखना, चलना बाईं तरफ चाहिए, ओवरटेक दाईं। जैसे गाड़ी ये जा रही है इस तरह से, ये गाड़ी जा रही है, मान लीजिए ये गाड़ी है, तो मैं इधर की साइड से करूंगा ओवरटेक, इधर से, ठीक है, क्योंकि वो जाने वाली आपसे आगे चल रही है, वो तो बाईं तरफ चलेगी। अगर आप भी बाईं तरफ जाएंगे तो एक्सीडेंट मस्ट है, हो जाएगा निश्चित एक्सीडेंट। तो ओवरटेक हमेशा दाईं तरफ से करना चाहिए। अब यातायात के नियमों का पालन क्यों आवश्यक है? यातायात जीवन सुरक्षा की दृष्टि से एक नियमबद्ध प्रक्रिया है ताकि किसी भी शहर का यातायात सुव्यवस्थित रह सके। इस कारण यातायात नियमों का पालन करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हम सभी का दायित्व है, क्योंकि छोटी सी गलती हो जाने के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। यातायात के नियमों के पालन के अभाव में किसी की भी जान जा सकती है, जिसका खामियाजाना परिवार के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने से ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। अब अगला प्रश्न देखिए, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए सर, सड़क पर हमेशा बाईं दिशा में चलना चाहिए, ठीक है सर। सड़क को पार करते समय भूमिगत या पैदल जो फुटपाथ बना होता है ना सड़क पर, उसका प्रयोग ही करना चाहिए। फिर यातायात के जो नियम और चिन्ह हैं उनको जरूर भाई आपको पता होना चाहिए कि ये यातायात का जो चिन्ह है या नियम है वो किस प्रकार का है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे इसी 2-3 प्रश्नों के बाद आ रहा है वो नियम और चिन्ह आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि भाई कब जेब्रा क्रॉसिंग करनी है, कब क्या करना है, लाल बत्ती कब होती है, तो वो सभी थोड़ी देर बात करेंगे हम। फिर चौराहे पर लगी बत्ती को देखकर ही पार करना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप इनमें से कोई 2 या 3 याद कर लेना, क्योंकि 2 लिखने के लिए वो देगा। अब सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ दिए गए हैं कुछ। लोगों की सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। वाहन चालकों को सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। पैदल चलने वाले लोग हैं वो भूमिगत या जो पथ बना हुआ होता है उनका, उसका ही प्रयोग करें। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। रेडियो सुनना, मोबाइल पर बातें करना, गाने बजाना, ड्रिंक एंड ड्राइव वाली बात होती है, वो बातें नहीं होनी चाहिए। फिर गाड़ी जो चलाएं उनमें दाएं बाएं दोनों साइड को शीशे लगे होने चाहिए, रियर जो व्यू देखने के लिए। वयस्क होने पर ही, अब आजकल बच्चे हैं कम उम्र में ही गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, वो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। गाड़ी को तेज गति से नहीं चलाना चाहिए और लापरवाही भी नहीं बरतनी चाहिए गाड़ी के चलाने के लिए। तो सर अब यहाँ सड़क सुरक्षा से संबंधित
4 प्रमुख चिन्ह दिए गए हैं, इनके अर्थ हर नागरिक को पता होने चाहिए। देखिए इसका ये पहला, देखिए इसका मतलब होता है यू टर्न, मतलब इस तरह से अगर आप जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं है, सड़क आप ऐसे पार नहीं कर सकते, तो आपको आगे जाके यू टर्न का तो निशान मिलेगा कि आगे रास्ता है, आप वहां से यू टर्न लेकर यू साइड इस तरह से और आप वापस आ सकते हैं। तो ये यू टर्न का है, देखिए इसमें बना हुआ है यू टर्न का है, लेकिन इसमें अगर इस प्रकार से ये कटा हुआ है तो यू टर्न निषेध है, यहाँ पर आप यू टर्न नहीं कर सकते। हाँ हाँ, देखिए ध्यान रखिए, इस तरह से अगर आ रहा है तो ये तो यू टर्न का है, और अगर इस तरह से आ गया तो यू टर्न निषेध, अर्थात यहाँ आप टर्न नहीं ले सकते, दूसरी सड़क को जो बाई तरफ है आपके या दाई तरफ है उस पर आप नहीं जा सकते। आप देखिए ये ओवरटेक निषेध का है, ओवरटेक नहीं कर सकते, आप गाड़ी को पार नहीं कर सकते, आप सीधी लाइन में चलना होगा आपको। इस प्रकार का चिन्ह अगर कहीं मिलता और अगर ये आता है तो प्रवेश निषेध है, यहाँ पर प्रवेश निषेध है। और ये पैदल परपथ या जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह है। आप जब कभी आप सड़क पार करें तो इस जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं इनको बिल्कुल साफ कर देता हूं, आप ढंग से इसको मनन कर लें, देख लें, समझ लें, क्योंकि ये आगे जीवन में भी काम आने वाली है भाई। आप देखिए अगला प्रश्न देखें, सड़क सुरक्षा से संबंधित, हाँ संबंधित आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं? कोई 4 कर्तव्य लिखे भाई। हमारे निम्न कर्तव्य हो सकते हैं। नंबर 1 क्या हो सकता है? सड़क पर दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह घायलों की सहायता। आजकल ये प्रवृत्ति देखी जाती है, कहीं दुर्घटना हो जाती है तो हम कहीं फंस ना जाएं, ऐसा सोचकर हम घायल को, बेचारे को मरने के लिए छोड़कर और चले जाते हैं, इतने निरीह। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी ये भावना नहीं हो सकती। हम भारतीय ऐसे कैसे हो सकते हैं? पर अब ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे पाश्चात्यकरण हमारी संस्कृति का हो रहा है। तो भाई मेरे, ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। कैसा होगा जब आपको कोई मरणासन छोड़ के आपको छोड़कर और चला जाए, तो ये बहुत गलत बात है। फिर नंबर 2, लोगों को गलत जगह पर गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय, नंबर 4 हो जाएगा, चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करना चाहिए। सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन, लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर तथा परिवार के सदस्यों का नियंत्रण रखना चाहिए। जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस ना मिले गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। आप एक्सपर्ट हो ना, लाइसेंस भी बन जाता है। इस देश में सब कुछ चल रहा है सर, लाइसेंस भी बन जाता है कुछ पैसे देकर दलालों के माध्यम से। तब तक आप गाड़ी ना चलाएं जब तक आप उसमें एक्सपर्ट ना हो। और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वे बच्चों को 18 साल से पहले गाड़ी चलाने के लिए ना दें, क्योंकि इस उम्र में तेज गाड़ी चलाने का जुनून सवार रहता है। तो अब बात चलते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं सर, गाड़ी चलाते समय सीट की बेल्ट क्यों बांधना जरूरी है और गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए? तो सीट की पेटी बांधने से गाड़ी चालक, देखिए हम सभी जब गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांधने को बोझ समझते हैं, पर भाई अगर ये बोझ होता तो कंपनियां इसको क्यों लाती, सरकारें इस पर जोर क्यों देती है? समझने वाली बात है। अधिकांश दुर्घटना होने पर सीट बेल्ट ना बंधे होने के कारण मृत्यु होती है। आपने देखा होगा, हमारे एक प्रसिद्ध बीजेपी के नेता थे प्रमोद महाजन, वो सुबह घर से निकल रहे थे और सामने से गाड़ी आने पर एक हल्की सी दुर्घटना हुई थी, हल्की सी, मतलब आमने सामने टक्कर हुई थी। अब चूंकि सीट बेल्ट नहीं बंधी हुई थी तो इनका सर आगे गाड़ी के जो डैशबोर्ड होता है उस पर जाके टकरा गया, और वो अगर सीट बेल्ट बंधी होती तो आगे नहीं टकराते। तो हमेशा सीट बेल्ट बांधे भाई, इसको बोझ ना समझे। कानूनन भी अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माना हो सकता है। कानूनी बात अलग है, हमें इतने जागरूक बनना चाहिए कि हम उन कानून की पालन करें भाई। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बातें करने से चालक का ध्यान बढ़ जाता है, साथ ही एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं, एक हाथ से बात करेंगे, इससे वाहन पर नियंत्रण भी हट जाएगा, दुर्घटना हो सकती है। अतः वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। अब गाड़ी, सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओवरटेक की तो बाई आ गया भाई। तो यातायात के नियमों का पालन क्यों आवश्यक है? देखिए यातायात जीवन सुरक्षा की दृष्टि से एक नियमबद्ध प्रक्रिया, ताकि किसी प्रकार शहर का यातायात सुव्यवस्थित रह सके। इस कारण यातायात नियमों का पालन करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हम सभी का दायित्व है, क्योंकि छोटी सी गलती हो जाने के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। यातायात के नियमों का पालन के अभाव में किसी की जान जा सकती है, जिसका खामियाजा परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ता है। साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने से ट्रैफिक जाम से भी निजात पाई जा सकती है। अब बात करते हैं हम परिवेश जागरूकता। हमें अपने चारों ओर के परिवेश वातावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। अब जैसे हरे पेड़ काटने से जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हरे पेड़ों को काटने से रोकने हेतु सुझाव दीजिए कि भाई जितना भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है सबकी जड़ क्या है?
पेड़ों की संख्या में कमी होना। डिफॉरेस्टेशन इज द मेन कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो देखिए हरे पेड़ काटने से जीवों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तो शीतल छाया से दूर हो जाते हैं, श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु का अभाव हो जाता है, परिणाम स्वरूप अनेक रोग जन्म ले रहे हैं। इसके साथ ही वृक्ष जलवायु नियंत्रण में सहायक होते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। पेड़ के ये लाभ आपको पता ही है। भूमि कटाव में सहायक होते हैं, भूमि कटाव रोकने में सहायक होते हैं, सॉरी ये गलती है, राइटिंग मिस्टेक है, रोकने में सहायक होते हैं, ठीक है। तथा पानी के स्तर में वृद्धि करने में, भाई ये जब पानी जब रुकेगा तभी तो मतलब एक तरह से रिसाइकलिंग होगी पानी की। जब तक पानी जमीन में जाएगा नहीं, पानी का वो स्तर है वो नीचे चलता चला जाएगा। तो इन सभी समस्याओं से अगर हमें बचना है तो पेड़ों को अत्यधिक मात्रा में लगाना होगा और डिफॉरेस्टेशन अर्थात अत्यधिक पेड़ कटाई को रोकना होगा। अब हम सर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, आप अपने विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो हम अपने विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। जैसे विद्यालय में सफाई, शौचालय, पेशाघरों की सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे। कक्षा कक्ष की सफाई नित्य हो, रहित है, दीवारों पर कुछ लिखा हो तो उनको मिटाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। पानी की टंकी की सफाई तथा टूटियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। प्रत्येक कक्षा तथा विद्यालय के बरामदे में महापुरुषों के चित्र लगा करके उसे आकर्षक बनाने का काम करेंगे। विद्यालय के बरामदे तथा कक्षा कक्षों की बाहरी दीवारों पर शिक्षाप्रद तथा देशभक्तिपूर्ण सूक्ति वाक्यों को लिखवाएंगे। इस प्रकार से हम अपने विद्यालय के स्वच्छ और आकर्षक बनाने में सहायता कर सकते हैं। आगे का जो प्रश्न है आपके कि आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार से समझाएंगे? ये भी आपकी एक सामाजिक जागरूकता का सवाल है और इसमें हम उनको किस प्रकार से समझाएंगे ये दे रखा है। हाँ, हम पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए अपने पड़ोसी को समझाएंगे कि बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे लड़के और लड़की दोनों की छोटी अवस्था में शादी हो जाने से दोनों का जीवन नर्क बन जाता है। बाल्यावस्था में विवाह हो जाने से दोनों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। सबसे मुख्य कारण ये उल्टे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। भाई उनके जो शरीर है उसका विकास इसलिए नहीं हो पा मतलब इतना नहीं हो पाता है कि वो गृहस्थ जीवन जी सकें। छोटी अवस्था में विवाह हो जाने से ना तो स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, उल्टे माँ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ ही छोटी उम्र में माँ बनने पर अनेक महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे देश में जो महिला की मृत्यु दर है वो इसी कारण से ज़्यादा है। गवर्नमेंट इतना प्रयास करती है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन चोरी छुपे अब भी बाल विवाह हो रहे हैं। और ये जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता। आपके पड़ोस में बारात आई है, दहेज के लेन देन के कारण झगड़ा हो रहा है, आप इसे रोकने के लिए किस प्रकार लोगों को समझाएंगे? बारात में दहेज के लेन देन के कारण दोनों पक्षों में झगड़ा हो रहा है, हम दोनों पक्षों को पहले समझाएंगे कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, इसलिए दोनों पक्षों को दहेज के लेन देन पे नहीं पड़ना चाहिए। तुम दोनों आपस में संबंधी होने जा रहे हो, बीच में दहेज की बात कहाँ से आ गई? अरे बात रोटी बेटी अर्थात दो परिवारों का मिलन हो रहा है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? और उसके बीच में अगर पशुओं की तरह लड़के लड़कियों को खरीदा जाए तो इससे बुरी बात क्या होगी? भाई संबंधी तो आपस में एक दूसरे का सहयोग आत्मीय भाव से करते हैं और आप दूसरे की आत्मा मार के और दहेज हड़प रहे हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यदि वे मेरे कहने से नहीं मानेंगे तो मैं तुरंत पुलिस को सूचना देकर कानूनी कार्रवाई में सहयोग करूंगा। भाई आपके पड़ोस में वृक्ष की कटाई हो रही है, ये अगला प्रश्न है, आप इसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे लोगों को? पड़ोस में वृक्ष कटाई को रोकने के लिए मैं समझाऊंगा कि भाई वृक्ष नहीं काटने चाहिए, क्योंकि वृक्ष काटने से पर्यावरण प्रदूषण होगा। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी प्राणवायु है जो ऑक्सीजन, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही पेड़ वर्षा में सहायक होते हैं, पेड़ों से हमें दवाइयाँ, हरियाली, छाया और लकड़ियां प्राप्त होती हैं, हमारे जीवन के लिए सहयोगी हैं। इसलिए पेड़ काटने के बजाय हमें पेड़ लगाने चाहिए। आपके पड़ोस में जल का दुरुपयोग हो रहा है, इसे रोकने के लिए आप किस प्रकार समझाएंगे? तो देखिए ये सभी ऐसी चीजें हाँ इनको आप पढ़ लेना। इसी तरह आपके पड़ोस में एक वृद्ध बीमार है, उस किस प्रकार सहायता करेंगे? देखिए स्वच्छता के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए उनको लिखिए, मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको एक बार पढ़ लेना। ये इनको रटना नहीं है आपको, इन प्रश्नों को आपको एक बार पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, निश्चित होकर मन को ठंडा रख के आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर लिखें, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। भाई अब चलते हैं सर, पहले हम बात चलो कहानी की कर लेते हैं सर, इसके बाद कहानी आएगी ना? हाँ, कहानी आएगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा वो कहानी को मैंने लास्ट में रख लिया था। चलिए
कहानी लेखन। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर कहानी को सर बताएंगे 2-3 कहानी को लेकर कि किसी बीती हुई घटना या कथा को क्रमबद्ध करने के लिए लिखना कहानी लेखन कहलाता है। कहानी लेखन 3 नंबर का आएगा भाई, ध्यान रखना। और कितने शब्द लिखने उस पचड़े में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो निर्धारित आपकी प्रश्न पत्र पुस्तक है उसमें निर्धारित जगह, निश्चित जगह, आप उससे ज्यादा नहीं लिख सकते, कम तो लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिख सकते। तो उनमें ही आप देख लेना, मैनेज कर लेना कि आप कितना लिख पाते हैं। और हाँ, कहानी के लिए आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा 8 में जो मैंने अंग्रेजी के लिए स्टोरी राइटिंग डाली थी उनका हिंदी अनुवाद भी मैंने आपको बताया था, वही कहानी आएंगी सब। आपके लोमड़ी और कोहे वाली आ सकती है, लालची कुत्ते वाली आ सकती है, और तुम्हारे बॉल फॉर लैम्प वाली है जैसे, ठीक है, और शेर और चूहे वाली कहानी आ सकती है। इसके अलावा आपको जैसे वो लकड़हारे वाली है, जैसे को तैसा यूनियन है ना, संगठन में ही शक्ति, ये सब कहानी इनमें से ही कोई आ जाएगी। आपको घबराने की या अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या बात करनी है, कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए। कहानी की भाषा साधारण बोलचाल की होनी चाहिए, अपनी भाषा में लिखिए। जहां तहां मुहावरे और लोकोक्ति का अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो आपके द्वारा लिखी गई कहानी में 4 चांद लग सकते हैं। कहानी में शिक्षा, फिर लास्ट में अगर आप चाहें तो शिक्षा के साथ साथ मतलब जो क्या आपको नैतिक शिक्षा उससे मिल रही है वो भी आप उसमें लिख देना सर। आप जैसे कोई 2-3 कहानी आप मुख आप बता दीजिए सर। जैसे एक कहानी है जैसा का तैसा। जैसा का तैसा ये कहानी है। इसमें क्या है कि एक जंगल में हंस, सारस और श्यार यानी गीदड़ दोनों रहते हैं। दोनों का स्वभाव अलग है, लेकिन दोनों मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। और गीदड़ चतुर और धूर्त किस्म का है, और श्यार बेचारा साधारण सरलता लिए हुए है। तो गीदड़ जब उससे कहता है श्यार से कि आप शाम को मेरे घर पर खाना खाने आएंगे, तो श्यार अपने उससे हाँ कर लेता है और उसके घर पर खाना खाने के लिए शाम को चला जाता है। लेकिन जो गीदड़ था, सारस जो चला जाता है, जो गीदड़ था, गीदड़ धूर्त था, उसने क्या किया कि उसने खीर बनाई और उस खीर को एक बड़ी सी थाली में रख दिया और उससे अपने मित्र, जो सारस जो उसका मित्र था, उससे कहा भाई आइए खाना खाते हैं। तो दोनों जब खाना खाने जाते हैं तो सारस की चोंच होने की वजह से वो उसमें से कुछ खा नहीं पाता है, एक एक दाना चावल का उठाता है। जब वो उसको गीदड़ उस पूरी थाली को चट कर जाता है, श्यार है वो भूखा रहता है। अब वो सारस है वो भूखा रहता है। अब वो वापस अपने घर की ओर जब चलता है तो वो गीदड़ से कहता है कि आप कल मेरे यहाँ पर खाना खाने आना। गीदड़ खुश होता है कि सारस ने मुझे निमंत्रण दिया है, तो वो ठीक है, वो हाँ कर लेता है। और दूसरे दिन वो उसके उसी टाइम पर, जिस टाइम उसने बुलाया, वहाँ पहुँच जाता है। अब वो सारस भी खीर बनाता है और एक सुराई में, जो सुराई होती है आपके, उसमें वो खीर को रख देता है। क्योंकि सुराई का जो मुँह है वो सकड़ा होता है और वो जो गीदड़ है वो उसमें अपना मुँह नहीं डाल सकता। सारस अपनी चोंच के माध्यम से उस खीर को खा जाता है और वो गीदड़ है वो भूखा रहता है। तो इस कहानी में जो फिर वो सारस गीदड़ से कहता है भाई आपको दुख हुआ होगा। तो इस कहानी से हमें जो शीर्षक जो मिलता है, जो शीर्षक है इस कहानी का, वो है जैसा का तैसा। तो सर क्या इस कहानी में, जैसे आपने कहा जैसे को तैसा, क्या एक और कहानी हमने पढ़ी थी ना, जैसे को तैसा, वो एलिफेंट एंड टेलर वाली, जो दर्जी और उस कहानी अगर शीर्षक है उसको भी लिख सकते हैं। क्योंकि भाई जैसे आपने कहानी पढ़ी थी कि एक बार एक गांव में एक हाथी रहता था और जब वो तालाब पर नहाने के लिए जाता था तो एक दर्जी की दुकान से वो गुजरता था। और रास्ते में जब दर्जी की दुकान पर से वो जाता था तो दर्जी उसको रोजाना कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था, सामान्यतः रोटी देता था। एक दिन की बात है कि दर्जी दुकान पर नहीं था, उसका लड़का दुकान पर था। तो लड़के को शरारत सूझी, उस जैसे ही हाथी आया उसने सूंड दुकान में रखी कुछ खाने की प्राप्ति के लिए, वैसे ही उस दर्जी के लड़के ने क्या किया, रोटी देने के बजाय सुई उसकी सूंड में चुबो दी। हाथी बहुत नाराज हो गया, भाई इस लड़के को कुछ सबक तो सिखाना होगा। वो तालाब पर गया, नहाया और कीचड़ अपनी सूंड में भर लिया। और जैसे वो वापस उसी रास्ते से आया, सूंड उसमें की दुकान में अंदर, और जो नए नए कपड़े लगे हुए थे सिलवाने के लिए वहां रखे हुए थे, उन पर वो कीचड़ फेंक दिया। सारे गंदे कपड़े स्पॉइल हो गए, अर्थात वो गंदे हो गए। तो एक सबक सिखाया था उस शरारती लड़के को। तो ये कहानी भी इसमें लिखी जा सकती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कहानी बुद्धिमान पक्षी की। आप
इसको पढ़ लेना, काफी बड़ी है, वीडियो पहले ही काफी लंबा होता जा रहा है और अभी बड़ी आप लिख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के लिख लेना। तो जैसा मैंने बताया आपको ज्यादा अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अथवा में 2 आएंगी और 2 में से 1 लिखना होगा, तो 1 तो आपकी पढ़ी जरूर होगी, आप पेन एक ना हो, 3 नंबर की बात है। अब बात करते हैं हम प्रश्न अगले की, भाई प्रश्न संख्या 20 की। 20 प्रश्न में क्या आएगा? प्रश्न संख्या 20 में आपको 3 में से कोई 2 चीज आएंगे, प्रार्थना पत्र, पत्र या संवाद लेखन में से कोई 2 आएंगे और उनके बीच में अथवा लगा होगा। तो संवाद लेखन अगर आप लिख पाते हैं बहुत अच्छी बात है। अब संवाद लेखन किसी के बीच में, 2 मित्रों के बीच में हो सकता है, छात्र और अध्यापक के बीच में हो सकता है, अध्यापक और उसके प्रधानाचार्य के बीच में हो सकता है, माता पिता के बीच में हो सकता है, छात्र लड़के और पिता पुत्र के बीच में हो सकता है। तो जो संवाद है, आपकी कल्पनाशीलता कैसी है, आप कैसे उसको समझ के और एक तरह से कि ये घटना हमारे सामने हो रही है, इसी समय हो रही है, उसको सब ऐसे शब्द लाएं कि प्रत्यक्षीकरण उसमें लग जाए कि यार ये घटना तो वास्तव में सजीवता लिए हुए हो। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर आप कर सकते हैं और संवाद आ जाता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 3 में से 2 कोई आने और अथवा बीच में लगा होगा। तो सामान्यतः आप ऐसा कर लें कि प्रार्थना पत्र की और पत्र की आप तैयारी कर लें। आपके पढ़े हुए जो अंग्रेजी में पढ़े उनका ही हिंदी अनुवाद इसमें लिख दीजिए, तो ज्यादा अतिरिक्त तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं कुछ प्रार्थना पत्र आपको बता देता हूं, एप्लीकेशंस अर्थात प्रार्थना पत्र की। तो देखिए कक्षा 8 में प्रार्थना पत्र बहुत सरल आएगा, आप चिंता ना करें। जैसे पहला मैंने दिया है शुल्क मुक्ति हेतु, तो सीधी सी बात है, आप कैसे लिखेंगे? सेवा में कॉमा लगाएंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय। अगर उसमें दिया गया है तो स्कूल का नाम आप उसको लिख दें, नहीं तो अपने हिसाब से आप लिख दें। जैसे यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय चमड़िया विद्यालय चित्तौड़गढ़ का मैंने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। मान्यवर, यहाँ आप विषय भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो आप विषय भी लिख सकते हैं। कैसे? शुल्क मुक्ति हेतु। तो आप कहाँ से लिख सकते हैं विषय? प्रश्न पत्र में दिया गया होगा, शुल्क मुक्ति हेतु, ठीक हो। तो कैसे लिख सकते हैं? सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय से कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करके 11 में पढ़ रहा हूं या 7वीं उत्तीर्ण करके 8वीं में पढ़ रहा हूं। इस परीक्षा में मैंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, अन्य परीक्षार्थियों से भी मेरा परीक्षा फल उत्कृष्ट रहा है। तो आप सबसे पहले शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भाई मैं एक उत्कृष्ट छात्र हूं, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थितियां वैसे सही नहीं होने के कारण मैं आपकी विद्यालय की फीस नहीं दे पाऊंगा। तो जान देखिए, मैं एक निर्धन पिता का पुत्र हूं, उनकी बार आर्थिक दशा सोचनी है। वे एक दुकानदार के यहाँ मुनीम हैं, मेरे 2 भाई और बहन हैं, वे भी पढ़ रहे हैं। पिताजी के अतिरिक्त परिवार में कोई अन्य व्यक्ति जीविका उपार्जन करने वाला नहीं, अर्थात मेरे पिताजी एकमात्र व्यक्ति हैं जो कमाते हैं। ऐसी दशा में उन्हें मेरी शिक्षा का भार वहन करना असह्य हो रहा है, अर्थात वो मेरे लिए पाठ्य पुस्तकें या अन्य सामग्री नहीं खरीद सकते। मुझे आशा है, देखिए फिर आप अपनी प्रशंसा लिख सकते हैं। देखिए बड़ा मैंने ये लिख दिया है कि आप इसमें से कुछ भूलेंगे तो आप अपने हिसाब से उस समय लिख देना। खेलों में भी मेरी रुचि है, विद्यालय की फुटबॉल टीम में मेरा नाम है, तो ये आपने प्रशंसा ऊपर अपनी मतलब एकेडमिक रूप में और एक प्लेयर या खिलाड़ी के रूप में भी कर दी है। विद्यालय के अनुशासन प्रिय छात्रों में मेरी गणना है। गत वर्ष विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मुझे अनुशासन प्रियता का प्रमाण पत्र मिल चुका है, अतः प्रार्थना है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमान मेरी दीन दशा पर ध्यान दे और शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने की अति कृपा करें। ये मुख्य बात रहेगी। इसके लिए मैं श्रीमान जी का अतीव आभारी होऊंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य अनिल कुमार गर्ग। कैसी भी लिख दीजिए, कक्षा जैसे यहाँ 11 बा लिखी हुई है, आप 8 आ या जो भी लिखना चाहें वो लिख देना। और यहाँ दिनांक आप लिख सकते हैं, जैसे 1 मई और 2022, हिंदी में लिखना मई, इस तरह से लिखना भाई, सॉरी मैंने अंग्रेजी में ये लिख दिया है। दूसरा एक और देखिए, प्रधानाचार्य को जैसे इंग्लिश में आप पढ़े ना वही एप्लीकेशन यहाँ आ सकते हैं कि जैसे मैच खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुछ भी मैच खेलना है, तो जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर, ठीक है। विषय आप लिखना चाहें तो लिख देना, दोस्ताना मैच खेलने के क्रम में। सबने निवेदन है कि हम 9वीं कक्षा के छात्र 10वीं कक्षा के
अपने भाइयों के साथ दिनांक 14 अक्टूबर को सायंकाल विद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर एक फुटबॉल मैच खेलना चाहते हैं। मैच विद्यालय के क्रीड़ा अध्यक्ष महोदय की देखरेख में खेला जाएगा और हमारे विद्यालय में ही खेला जाएगा। हमारे विद्यालय के जो खेल मैदान है उसी में खेला जाएगा। अतः प्रार्थना है कि इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। और ये भी लिख दीजिए, इसमें लिखना चाहें कि आप सभी हमारा मैच देखने के लिए अवश्य आएं। आपके आज्ञाकारी शिष्य, तो यहाँ किसी का नाम लिख दीजिए, जैसे सुनील, कैप्टन, कप्तान सॉरी, ठीक है, और एक कप्तान फुटबॉल टीम। यहाँ दिनांक आप लिखना चाहें तो दिनांक लिख दीजिए 14 अक्टूबर को, तो इससे पहले लिख दीजिए 12 अक्टूबर 2021 क्यों, ठीक है। अब रुग्ण आवास, अब इसको भी आप लिख सकते हैं कि बीमारी के कारण भाई आप विद्यालय नहीं आ सकते। जैसे मैं लिख दिया सेवा में, यहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बयान, जैसे कुछ भी दिया हुआ, जैसे माननीय वहाँ महोदय लिखते थे, जब माननीय लिखेंगे। सबने निवेदन है कि मैं कल से अस्वस्थ हूँ, मेरे सारे शरीर में पीड़ा हो रही है, मेरा तापमान 102 डिग्री है, मैं 3 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। या ये भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर ने मेरा परीक्षण करने के पश्चात मुझे 3 दिन विश्राम करने की सलाह दी है घर पर। अतः प्रार्थना है कि दिनांक 10, 11 और 12 सितंबर का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगी। और फिर धन्यवाद लिख के आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या वीणा दुबे, ठीक है, कक्षा 8, इस तरह से लिख सकते हैं। दिनांक आप लिख सकते हैं भाई 9 सितंबर, क्योंकि 10 सितंबर को तो देखिए जहाँ 10, 11, 12 को तो आ नहीं रही है, तो 10 सितंबर 2021 लिख सकते हैं इस तरह। अब स्थानांतरण टीसी के लिए जो आप लिखते हैं, स्थानांतरण के लिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जगदीश उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगदीश लिए लिख दिया है। और यहाँ लिख दीजिए आप बाड़मेर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। विषय भी लिख सकते हैं, इसमें विषय क्या लिख सकते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, बस जो दिया हुआ है उसी ये प्रश्न पत्र से मिल जाएगा। तो मान्यवर, सबने निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण धौलपुर हो गया है, वे कल अपने पद का कार्यभार सौंप देंगे। उनकी इच्छा तो यही थी कि इस वर्ष आपकी छत्र छाया में रहकर इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता रहता, किंतु वे मुझे अकेला छोड़ना उचित नहीं समझते। भाई पिताजी का ट्रांसफर बीकानेर से धौलपुर हो गया है। पिताजी की इच्छा और सब परिवार वालों की इच्छा थी कि सर, मतलब जिस टीचर को आप लिख रहे हैं, कि मैं आपकी छत्र छाया में इस वर्ष पूरे वर्ष और इस विद्यालय में अध्ययन करता, लेकिन घर वाले मुझे अकेला छोड़ना उचित नहीं समझते। अतः प्रार्थना है कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी। अतः इसमें लिख सकते हैं कि मुझे आप जैसे पितृवत व्यवहार करने वाले प्रधानाचार्य जी से विलग होने का बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, ऐसी बातें लिखने से थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि यार बच्चे में मौलिकता है और उसकी भाषा शैली सुदृढ़ है, तो वो परीक्षक आपको पूरे अंक में से पूरे अंक दे देगा। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो इसकी क्षमा करने की कृपा करें। फिर दिनांक यहाँ लिख देना भाई, दिनांक कुछ भी आप जैसे इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। शैलेंद्र कक्षा यहाँ लिखेंगे भाई, कक्षा 8, ठीक है। और दिनांक लिख दीजिए कुछ भी, जैसे 1 मई 2022। चलो अब देखो, प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन और है, विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश हेतु कि आपके परिवार में कोई शादी है बड़े भाई साहब की तुम्हारे, तो आप विवाह में शामिल होने के लिए छुट्टी चाहते हैं। जैसे सेवा में देखिए, ध्यान रखना कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना। श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर। मान्यवर, सबने निवेदन है कि मेरे बड़े भाई साहब का विवाह आगामी 15 मार्च को है। मैं इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए 14 मार्च को घर पहुंचना चाहता हूं। 17 मार्च को वापस आ जाऊंगा, अर्थात 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। और ये भी लिख सकते हैं आप इसमें कि मैं 3 दिनों में जो मेरी पढ़ाई की क्षति होगी उसकी भरपाई
साथियों से पूछकर कर लूंगा। अतः प्रार्थना है कि श्रीमान मुझे 14, 15, 16 मार्च का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक आप लिख दीजिए इसमें 12 लिख दीजिए, 12 मार्च 2022। आपका आज्ञाकारी शिष्य आलोक अग्रवाल, कक्षा 9 सा, जो भी लिखना चाहे 8 लिख दीजिए। अब पत्र देख सकते हैं, मित्र को लिख सकते हैं, बहन के विवाह का, प्रिय बंधु। देखिए पत्र में आप ये भी लिख सकते हैं कि जहां से लिखा जा रहा है वो उस जगह को भी लिखिए। जैसे अब इसको देखिए, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं जगह का नाम, जहां आप चाहें। अंग्रेजी में ट्रेंड यहाँ लिखने का है, हिंदी में यहाँ लिखा जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे शास्त्री नगर जयपुर। फिर दिनांक लिख दीजिए 1 मई 2022। फिर प्रिय बंधु नरेंद्र, सप्रेम नमस्कार। ये लिखते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मेरी छोटी बहन कल्पना का विवाह आगामी, अरे ये 25 दिसंबर को होगा। तो ये दिसंबर दिनांक पहले लिखेंगे भाई, इसको तारीख को चेंज करिए भाई। तो इसको चेंज ही कर देता हूं पूरे, तो इसको लिख देंगे 20 दिसंबर 2021। चलिए, बारात कोटा से आएगी। पिताजी आज ही विवाह की तिथि निश्चित करके कोटा से लौटे। तुम्हें तो ज्ञात है कि कल्पना ने इसी वर्ष बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मुझे ऐसी प्रतिभा संपन्न बहन का भाई होने का गर्व है। सौभाग्य की बात है कि कल्पना को अपने अनुरूप ही वर मिल गया है। वह कोटा के एक प्रतिष्ठित परिवार में उत्पन्न सुशील तथा सुयोग्य डॉक्टर है। ठीक है, इस पुनीत एवं मंगलमय अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति की मेरी हार्दिक कामना है कि आप यहाँ आए। यह पत्र मेरा स्नेहपूर्ण निमंत्रण है। तुम्हारे पधारने से हम सभी को बहुत प्रसन्नता होगी। इष्ट मित्रों तथा स्वजनों के सम्मेलन से इस वर्ष इस प्रकार के मांगलिक उत्सवों की शोभा द्विगुणित हो जाती है और अपार आनंद की उपलब्धि होती है। अतः मेरा विशेष अनुरोध है कि तुम कल्पना के पाणी ग्रहण संस्कार की पावन बेला में दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करो। कदाचित उन दिनों तुम्हारे विद्यालय की छुट्टी भी हो। शेष कुशल है। आशा है तुम स्वस्थ और आनंद होंगे। दर्शन की प्रतीक्षा में सुहृदय सुरेश। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं कि मुझे लिखते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मेरी छोटी बहन कल्पना का विवाह आगामी 25 दिसंबर को होगा। बारात कोटा से आएगी। लड़का एक अच्छे परिवार से सुशील और डॉक्टर है, मतलब अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, सुशील है और डॉक्टर है। बस इतना लिख दीजिए। ठीक है, तो इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। इतना लिख के आप समाप्त कर देना भाई। बधाई पत्र लिख सकते हैं छोटे भाई को परीक्षा में सफलता होने पर। जगह का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे इंदिरा कॉलोनी या कुछ भी लिख दिए, जवाहर नगर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, भरतपुर। आप इधर भी लिख सकते हैं, दोनों बात सही है भाई। फिर यहाँ चलो इसमें तो 1 मई डाल देता हूँ, 1 मई 2022। फिर प्रिय मित्र अशोक, प्रसन्न रहो। आज के अमर उजाला समाचार पत्र में तुम्हारा उत्कृष्ट परीक्षा फल देखकर हृदय गदगद हो गया। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के साथ साथ 3 विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करना बड़े गौरव की बात है। डिक्टेंशन मार्क आए वही। ऐसी प्रतिभा संपन्न भाई से किसी भाई का, ऐसे कुशाग्र बुद्धि पुत्र से किसी पिता का मस्तिष्क ऊंचा ना होगा, मतलब बिल्कुल होना चाहिए। तुमने अपने विद्यालय का ही नाम उज्जवल नहीं किया है, अपने परिवार को भी गौरवान्वित किया है। धन्य है तुम्हारी साधना और धन्य है तुम्हारा विद्या अनुराग। आज मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, तुम्हें बधाई देने के लिए हृदय उमड़ पड़ता है। यही नहीं, तुम्हारी मनोकामना पूरी करने की इच्छा भी हो रही है। तुम जो भी पुरस्कार मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। वापसी डाक से अवश्य सूचित करना। शुभकामनाओं सहित सस्नेह हितेच्छु सतीश कुमार। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने भाई को, छोटे भाई को और एक बधाई पत्र लिख सकते हैं भाई। अब छोटे भाई को पत्र कैसे लिखा जाए, अगर वो किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है तो जैसे फिर जगह का नाम यहाँ लिख देना भाई और यहाँ तारीख लिख देना। प्रिय रामू, प्रसन्न रहो, तुम्हारा पत्र कल मिला। ये जानकर दुख हुआ कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। इस असफलता से तुम निराश के गर्त में डूब गए हो। तुम्हारा जी उचट गया है। इस प्रकार हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा।
फिर चेहरा चेंज कीजिए। तुम्हारे अनुत्तीर्ण होने का कारण परिश्रम की न्यूनता नहीं है, इसका दायित्व तो परीक्षा से पूर्व तुम्हारी अस्वस्थता पर है। मतलब उसको दिलासा दिलाइए कि आपका इसमें पढ़ाई के प्रति उपेक्षा नहीं रही है। मुख्य कारण फेल होने का मुख्य कारण ये था कि परीक्षा से पूर्व आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। मेरी सम्मति तो यही थी कि तुम इस वर्ष परीक्षा में शामिल ही ना हो। मैंने तुमको लिखा भी था, पर तुमने सलाह नहीं मानी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, निराश होने की कोई बात नहीं है। चिंता ना करो, दुख का परित्याग करो, ईश्वर में विश्वास रखो। आगामी वर्ष तुम्हारा परीक्षा फल उत्तम होगा। यदि इस वर्ष तुम तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण भी हो जाते तो उससे क्या लाभ होता? तुम्हारा भविष्य बिगड़ ही जाता, यहाँ तक कि आगामी कक्षा में प्रवेश मिलना भी कठिन होता। तृतीय श्रेणी का नाम सुनकर प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नाक भौं सिकोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा लिखकर, ठीक है, आप समाप्त कर सकते हैं और फिर यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ अपना नाम अपना लिख दीजिए। ठीक, इस तरह से। ठीक है, हितेशु सतीश कुमार, वही लिख दीजिए आप लिखना चाहें। हितेशु सतीश कुमार लिखिए या और कोई नाम लिख दीजिए। हाँ भाई, तो देखिए इस तरह से पत्र या जो प्रार्थना पत्र आएंगे वो बहुत सरल भाषा वाले आएंगे, अर्थात उनका कठिनाई का स्तर अधिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं निबंध की, जो 8 अंक का आएगा और अंतिम प्रश्न होगा। उसमें सामान्यतः आपको 4 या 5 विकल्प दिए गए होते हैं। तो सबसे पहले आप सोच लीजिए कि आप किस पर अच्छा सा निबंध लिख सकते हैं। अब निबंध को लिखने की एक शैली होती है। आप अगर वैसे ही पन्ना भर के आओगे और निर्धारित स्थान को भर के आओगे बिना पॉइंट डाले या प्रस्तावना या कारण प्रभाव बिना लिखे, तो परीक्षक पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और आपको 8 में से ज्यादा 4 या 5 अंकों से संतोष करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप निबंध लिखो बहुत अच्छी तरह से सोचकर पहले आप 5 को पढ़ लीजिए, 5 विकल्प में से, कि आप किस पर सबसे अच्छा निबंध लिख सकते हैं। अब कुछ निबंधों की मैं आउटलाइन आपको बता देता हूं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग, देखिए एक तो हम निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा आएगा। अब आपको धैर्य रखना है, मनन करना है कि किस विषय पर आप अपने विचार अधिक कुशाग्रता के साथ रख सकते हैं। उस टॉपिक को चुनिए और फिर उसके पश्चात आप अच्छा सा निबंध लिख कर आइए, और मैं नहीं समझता कि आपके 8 से कम अंक फिर आएंगे। तो जैसे अब एक उदाहरण लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर। तो देखिए प्रस्तावना की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। हाय, वायु जल हुआ प्रदूषित, वायु भी प्रदूषित हो गई, जल भी हुआ प्रदूषित, कैसे अब स्वस्थ रहे। तो इस तरह की पंक्तियों का, जो काव्यमयी पंक्तियों की शुरुआत अगर आप प्रस्तावना करते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे भाई। और फिर आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में शॉर्ट में बताएं और उसके पश्चात फिर पर्यावरण प्रदूषण के विविध रूपों को लिखिए। जैसे सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण में क्या आता है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की ओर औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुआं, औद्योगिक इकाइयों से ना, वाहनों से और अन्य मतलब ईंधन के जलने से जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है, उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है भाई। और इससे वायु मतलब जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है। फिर जल प्रदूषण लिखेंगे भाई, फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित और जहरीले पानी, आपके जो शौचालयों से निकलने वाला पानी, स्नानागारों से निकलना गंदा पानी फिर अत्यधिक कीटनाशकों के कारण ये हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि कीटनाशकों को खेत में प्रयोग कर रहे हैं और वो बहकर नदी में पहुंच जाता है, तालाबों में, या फिर नीचे तक जमीन में भी पहुंच रहा है, तो जल प्रदूषण को लिख देंगे। इसी तरह ध्वनि प्रदूषण, एक निर्धारित तीव्रता से अधिक का जब शोर होता है 20 डेसिबल से अधिक, तो उसको शोर प्रदूषण माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है। धार्मिक उन्माद आजकल जैसा आप देख रहे हैं, मंदिरों पर, मस्जिदों पर हाई वॉल्यूम में बजाए जाते हैं। फिर अपने को बड़ा दिखाने के लिए डीजे का, शादी समारोह हो, कोई मांगलिक कार्य हो, किसी का कुआं पूजन हो, सब में डीजे, और वो भी हाई पिच पर बहुत तेज बजाया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। इसी तरह भू प्रदूषण भाई, बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के कारण जब वर्षा होती है और जब इसकी pH 5.5 से कम हो जाती है, तो इस प्रकार गुजरने वाला जो
आने वाला जो पानी है वो अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले और यातायात के वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक के ऑक्साइड ये होते हैं, और जब वो वर्षा के जल से क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब वो वर्षा के साथ गिरते हैं तो भूमि प्रदूषित हो जाती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या हानि हो सकती है, आप लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण सांस, दमा जैसी बीमारियां फैल रही हैं, टीबी जैसी हो रही हैं, प्रदूषित जल पीने से हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारी हो रही हैं। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण से लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है, अवसाद हो रहा है, वो मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, वो अनिद्रा जैसी बीमारी उनमें पैदा हो रही है। भूमि प्रदूषण से क्या हो रहा है, भूमि की उर्वरक क्षमता घटती जा रही है, जिससे जो पैदावार है वो कम होती जा रही है, साथ जो पैदा हो रही है वो भी दूषित हम खान पान कर रहे हैं, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इसमें लिख देंगे रोग वृद्धि हो रही है, मानसिक अशांति, आयु में कमी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण निवारण के अब आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? भाई सबसे ज्यादा वृक्षारोपण हम करेंगे, क्योंकि वृक्षारोपण या डिफोरेस्टेशन इसका मूल कारण है। बस्ती से दूर औद्योगिक संस्थानों की स्थापना, जितनी फैक्ट्रियां हैं उनको भाई मतलब बस्तियों से दूर बसाया जाए, और उनसे निकलने वाले गंदे पानी की जो नालियां हैं उनको भूमिगत प्रवाह किया जाए, उनको नदी नालों में नहीं मिलने दिया जाए। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मतलब कठोर उपाय किए जाए भाई। ठीक है, और वैज्ञानिक उपचार तो है ही। फिर अच्छा सा उपसंहार लिख दीजिए कि इस दृष्टि में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या सरकारी प्रयास किया जा रहे हैं और आम नागरिक इसमें क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप निबंध लिखते हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे भाई। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं दहेज प्रथा का। दहेज भाई एक बहुत ज्वलंत सामाजिक समस्या है। प्रस्तावना में बढ़िया सा लिखें कि दहेज दानवी के चंगुल में फंसी भारतीय नारी। फिर दहेज प्रथा से हानियां आप बताएं। पारिवारिक संघर्ष और कलह होती है, वधू की हत्या अथवा यातनाओं से ऊबकर आत्महत्या की जा रही है, माता पिता की आर्थिक स्थिति पर कुठाराघात हो रहा है, बेमेल और अनमेल विवाह हो रहे हैं। ऐसे लड़कों के साथ माता पिता मजबूर हो रहे हैं, गरीबी के कारण जो उस लड़की के योग्य नहीं है या अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। अब दहेज प्रथा की समाप्ति के क्या उपाय हो सकते हैं? अंतरजातीय विवाह को मंजूरी दी जाए। नारी की आर्थिक आत्मनिर्भरता, जब नारी आत्मनिर्भर होगी तो दहेज जो लोलुप व्यक्ति हैं उनको वो नकार सकती है। दहेज निषेध कानून का कठोरता से पालन किया जाए, केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, सामाजिक जागरूकता भी, और आप जैसे जो युवा हैं वो भी इसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस समस्या से निपटारा नहीं हो सकता। उपसंहार में क्या लिखेंगे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ढंग से आप इसको सारांश इसका लिख दें, ये उपसंहार हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यदि मैं प्रधानाध्यापक होता, ये निबंध आ जाए। प्रस्तावना लिखेंगे विद्या मंदिर का अधिष्ठाता प्रधानाध्यापक होता है। भाई जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा, ठीक है, और उसी का ज्यादातर अध्यापक और छात्र अनुसरण करते हैं। तो भाई वैसे भी जैसा राजा वैसी प्रजा। यदि मैं प्रधानाध्यापक होता तो क्या क्या काम होते? छात्रों के स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था करता, अर्थात विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता, शौचालयों से लेकर स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करता, ठीक है, और मतलब गर्मी के दिनों में उचित कूलिंग व्यवस्था हो, एसी ना लगवा सके कम से कम कूलर की व्यवस्था उनको करता, सभी रोशनदान ठीक से कराता, बैठने की उचित व्यवस्था करता, टेबल मेज पे बैठवाता। तो ये काम कर सकते थे। छात्रों के चरित्र निर्माण की योजना बनाता। भाई रोजाना नैतिक प्रार्थना सभा में नैतिक शिक्षा से संबंधित उनको पाठ पढ़ाए जाते, या मतलब भाषणों के माध्यम से लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद जैसे आयोजित करके उनको प्रेरित किया जाता। छात्रों के अध्ययन का सुप्रबंध करता। यदि किसी टीचर की कोई ट्रांसफर हो गया या उपलब्ध नहीं है तो अन्य विषय विशेषज्ञों से मैं उसकी तैयारी करवाता। ऑनलाइन टीचिंग वीडियो बनाकर उनको कक्ष में ही दिखवाता। तो ये से कार्य हो सकते हैं। मतलब आप अपने ऊपर सोचिए कि अगर मैं प्रधानाध्यापक होता और आपको अपने विद्यालय में क्या कमी लग रही है, उनको किस कमी को आप दूर करते, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। मासिक जांचों या टेस्टों की व्यवस्था करता और उनका हाथों हाथ
मतलब कॉपियां जचवाकर कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था करता है, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था करता है। श्रेष्ठ छात्रों को विस्तृत अध्ययन हेतु अध्यापकों की देखरेख में विद्यालय पुस्तकालय से पुस्तक दिलवा। कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी छात्र होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी उनको सह पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है, तो उनको मैं लाइब्रेरी के माध्यम से पुस्तकें फ्री उपलब्ध करवाता है। ऐसे छात्रों को अनुशासन की रक्षा करता है। भाई बिना अनुशासन के एक श्रेष्ठ विद्यालय की कल्पना नहीं की जा सकती। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्योत्तर कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता हो सकती थी और अन्य जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता कराई, कभी भाषण प्रतियोगिता कराई। तो ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा मैं छात्रों के सर्वश्रेष्ठ को निकालने का प्रयास करता है। छात्रों के कल्याण के निमित्त अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करता है। ठीक है, और लास्ट में क्या आप उपसंहार लिखेंगे। तो इन पॉइंटों पे अगर आप निबंध लिख कर आते हो, ठीक है, तो पूरे अंक मिलने की संभावना है। जब मेरा छोटा भाई मेले में खो गया, एक ये भी निबंध हो सकता है या मेले का वर्णन भी आ सकता है आपके लिए। प्रस्तावना प्रातःकाल की मनोरम बेला में मेला देखने के लिए प्रस्थान, अपने माँ बाप के साथ या मित्रों के साथ गए, छोटा भाई भी आपके साथ था। फिर किस प्रकार आप मेले में पहुंचे, किन किन साधनों के द्वारा गए मेले में, वहाँ क्या देखा, कैसी व्यवस्था थी, भीड़ कितनी थी, दुकानें कितनी थी। छोटा भाई था, वो बार बार दुकानों के प्रति आकर्षित हो रहा था, खिलौनों की दुकान के प्रति, खाने पीने की दुकानों के प्रति, सर्कस के प्रति, झूला झूलने के प्रति वो आकर्षित हो रहा था। इसमें आपको मार्ग के अनुभव भी बताने, मेले का दृश्य भी बताना है, मेले के आमोद प्रमोद, उसमें क्या क्या साधन थे, भीड़ में फिर भाई के खो जाना, कैसे वो खो गया, है ना, उसमें भी बताना है। फिर भाई के खो जाने पर आपकी व्याकुलता किस प्रकार आपको कचोट रही थी। फिर ढूंढ खोज कहाँ का आपने ढूंढा, जगह जगह उसको ढूंढा, पुलिस में भी रिपोर्ट की क्योंकि वहाँ के काउंटर बना हुआ था पुलिस का, माइक में भी घोषणा करवाई, फिर पुलिस में रिपोर्ट छोटे भाई का, और फिर छोटा भाई किस तरह से आपको मिला। ये सब आपकी कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसमें बिल्कुल अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करेंगे और शानदार निबंध लिख कर आएंगे। अब मैंने कुछ निबंध यहाँ लिख दिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए जैसे मैंने क्या लिखा है। वर्तमान काल में अनेक कारणों से मानवता कलंकित हो रही है। कुछ दकियानुसी सोच वाले लोग बेटा या पुत्र को कुल दीपक और बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, तो बेटी को मुसीबतों की जड़ समझते हैं। ऐसे ही लोग कन्या जन्म को अशुभ मानते हैं। ना चाहने पर यदि बेटी हो गई तो उसे उपेक्षा से पालते हैं, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते जितना लड़के की तरफ देते हैं, और घर के कार्यों में लगाकर अशिक्षित ही रखते हैं। पर अब ऐसी स्थितियां नहीं है, स्थितियां बदल रही हैं, लड़की अब पढ़ रही हैं। भाई सामाजिक चेतना का प्रसार, इसी दकियानुसी सोच के कारण ऐसे ही लोग घर में कन्या को जन्म नहीं देना चाहते हैं। वे चिकित्सकीय साधनों से गर्भावस्था में लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण नष्ट करने का नृशंस पाप करते हैं। इसका कुपरिणाम यह दिखाई देता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या में अंतर आ गया। लिंगानुपात गड़बड़ा रहा है। भाई लिंगानुपात की इस बिगड़ती स्थिति को देखकर आज समाज की गलत मानसिकता को लेकर सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। समाज का यही विकास ही लोगों में नई चेतना का प्रसार हो, इस दृष्टि से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। साथ ही सरकार लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित कर कन्या जन्म और उसकी शिक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान दे रही है। आजकल कन्या शिक्षा के लिए भाई गवर्नमेंट ने ग्रेजुएशन तक और अर्थात स्नातक स्तर तक पूरी शिक्षा को फ्री कर दिया है। उनको स्कूटी से लेकर लैपटॉप, मतलब पुरस्कार की बहुत व्यवस्थाएं कर रही है भाई। हाँ भाई, फिर अभियान उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में हमारे राष्ट्रपति ने लोकसभा के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से जून 2014 को संबोधित किया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका संरक्षण और सशक्तिकरण किया जाए, इस पर जोर दिया गया। इस अभियान का प्रचार विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित कर सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसका परिणाम अब दृष्टिगत होने लगा है। उपसंहार देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमारे समाज में जागरूकता के साथ ही रूढ़वादी सोच में भी परिवर्तन होने लगा है। वह दिन दूर नहीं जब बेटियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा। भाई अब तो प्राप्त हो चुका है, वैसे निबंध लिखने की बात है। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियां लड़कों से आगे न हो। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
विद्यार्थी और अनुशासन, अथवा जीवन में अनुशासन का महत्व, अथवा अनुशासन एक वरदान। ठीक है, तो ये निबंध आ सकता है, पूरी संभावना है भाई। फिर इसको आप पढ़ लेना पूरी तरह से, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लेना। देखिए निबंध कभी रटे नहीं जाते, इनको आप पढ़ लीजिए ढंग से। प्रस्तावना दी गई है, फिर अनुशासन का महत्व है, अनुशासनहीनता के कारण दिए गए हैं भाई, फिर अनुशासनार्थ सुझाव भी दिए गए हैं। देखिए ठीक है, तो आप इनको ढंग से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप पहले सेव कर लें और फिर इनको पढ़ लें। फिर मैंने देखिए वायु प्रदूषण पर भी, पर्यावरण प्रदूषण तो मैंने बोल के बता दिया, वायु प्रदूषण पर भी ये लिख दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, वीडियो को पॉज करके, और फिर देखिए यहाँ वायु प्रदूषण रोकने के उपाय की भी चर्चा की गई है। फिर ठीक है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, उपसंहार भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा है आप लोगों को ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो दिल से लाइक कर दीजिए, और आपके दिल में जो भावनाएं प्रस्फुटित हो रही हैं उनको लिख डालिए। आपका मन प्रशंसा करने का है, दिल से प्रशंसा कर दीजिए। गाली देने का कर रहा है, गाली दे दीजिए। जैसी आपकी भावनाएं वैसी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और हाँ, अगले पेपर जो सामाजिक ज्ञान का है उसका पेपर मैं जरूर लाऊंगा, और विज्ञान के तो आपको पूरी तैयारी कराऊंगा, 100% पूरी तैयारी कराऊंगा। मॉडल पेपर और देखिए ऑब्जेक्टिव की अलग से तैयारी कराऊंगा, शॉर्ट आंसर टाइप वाले प्रश्नों की अलग से तैयारी कराऊंगा। आप चिंता ना करें, और दोनों मीडियम में कराऊंगा, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में। यदि कोई अनहोनी ना हुई हो तो इसी वादे के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, और अपने स्कूल के साथ साथ माँ बाप और टीचरों का मान सम्मान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।